हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। टेंथ का बोर्ड्स ये चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। पिछला चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन जो हमने पढ़ा था, डिफरेंसेस पढ़ा था, वो खाली इसलिए पढ़ा था बस ये समझने के लिए कि हाँ, समाज में डिफरेंस होते हैं। कभी कभार स्किन के कलर की वजह से होता है, कभी कभी हमारे धर्म की वजह से होता है, कभी कभी जेंडर की वजह से होता है, कभी कभी रिलीजन की वजह से होता है। इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो मेन मुद्दा यही है कि हमारे समाज में जितने भी तरीके के ये डिवाइड हैं, ये डिवाइड की वजह से पहली बात तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है सर। तो क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम समाज में आगे बढ़ने के योग्य हम हो नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर से जो सवाल आएंगे वो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, वो सवाल भी अच्छे होंगे। और याद रखना बच्चा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप कहानी समझ गए, अगर आप ये तीन तरह की फोटो देख रहे हो, बस दैट्स इट, ये चैप्टर है। लेकिन इनके अंदर फैक्टर्स हैं। मैं जितना कह रहा हूं बस उतना सुन लेना। अगर आप सुन भी लिए, आप बाद में नोट चाहिए हो, जो भी करना हो आप कर लेना। लेकिन मैं कहूंगा बेटा बच्चा, इस कहानी को जरा बस सुन लेना एक बार कि ये हो क्या रहा है, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन का अपना आंसर कर पाओगे। चलो, कुछ नहीं समझ में आया, शुरू करो। मतलब ये समझ में तो आता है कि हाँ, ये पिक्चर मतलब कहती है कि लड़की लड़का सेम तो नहीं होते, कुछ तो फर्क होता है। समाज देखो, बायोलॉजिकल फर्क तो होता ही है लड़की लड़का में, जैसा भी। ठीक है, इसके अलावा हमारे हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, हर देश में, कोई भी देश रहा हो, कैसा भी समय रहा हो, एवरी कंट्री, ऑल टाइम, हर समय क्या रहा है। देखो, बायोलॉजी के आधार पे हमने जो डिवीजन कर रखा है इन दोनों में, लड़का लड़की में, पुरुष में और महिला में, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमेशा हमेशा एक सोशल डिवाइड बना रहा है कि लड़कियां जो है वो ये काम नहीं करेंगी, लड़का जो है वो ये काम नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा। इसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे एक सोशल डिवाइड बना रहा। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस डिवाइड की वजह से ये चीज चली आती गई पॉलिटिक्स में भी, ये चीज चली आती गई रूलिंग में भी। देखो, आप शुरू में, आप अगर इतिहास पढ़ते हो, आप अगर जब भी आसिम सर की क्लास करते हो, तो आपको याद आएगा कि वहां पे हमेशा राजाओं की बात हुई है। वहां हमेशा देखो, अकबर हुए, वहां किंग जॉर्ज हुए, वहां पे किंग जॉन हुए, किंग एल्बर्ट हुए, ये। लेकिन लड़कियों की बात नहीं आती, महिलाओं की बात नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है सोशल एक्सपेक्टेशन की, सोशल स्टीरियोटाइप की। सारे के सारे डिफरेंस जो भी आए हैं हमारे पास जो भी डिफरेंस आए हैं समाज में, चाहे पॉलिटिक्स में, वो देखो महिलाएं नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई, क्या क्या वजह है, वो इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि उनको जिम्मेदारी अलग मानी गई कि अरे आप तो कमजोर वर्ग हो, आप तो जो है कमजोर लड़कियां हो, आप कहां जाओगे, आप कौन सा घर बार, आप कौन सा बाहर जाके ऑफिस और ये सब संभालोगे, देश को हम संभालेंगे, आप खाली घर में रहो, ठीक है, बच्चे पालो, ये सब करो, ये होता था। इसकी वजह से क्या हुआ, एक स्टीरियोटाइप बन गया कि अरे महिलाएं तो जो है इतनी सारी, ये करना है तो कर लें, नहीं करना है तो नहीं करें, घर के अंदर रहें, आराम से रहें, ये बात होने लग गई। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, देखो जरा प्रॉब्लम, आप ऐसी भयंकर प्रॉब्लम हुई ये पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी। पब्लिक लाइफ माने जब हम समाज में निकलते हैं, जब हम एज ए सिटीजन, जब हम बाहर जाते हैं, और प्राइवेट लाइफ जब हम अपने घर के अंदर होते हैं। दोनों दोनों जगहों पे डिफरेंस होता है, लड़के में और लड़की में। कैसे, लड़कों को तो कह दिया कि अरे तुम तो होशियार आदमी हो, तुम तो बड़े आदमी हो, मैन जो है वो तो हमेशा आउटसाइड काम करेगा, देखो घर के बाहर जाएगा, रोटी कमाएगा, पैसा कमाएगा। बच्चों को बोला गया हमेशा से कि अरे तुम कौन सा हाउस वर्क करोगे, करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। महिलाओं को हमेशा बोला गया कि आपको ही तो करने हैं सारे घर के काम, आप ही तो करोगी ये सब, और कौन करेगा, नहीं तो बच्चे कौन पालेगा, नहीं तो घर पे खाना कौन बनाएगा, नहीं तो। लेकिन हमारे दोनों तरह के एग्जांपल हम अभी आज भी देखते हैं, पहले भी देखते आए थे। मैडम क्यूरी रही थी, साइंटिस्ट रही थी, है ना, वो भी साइंटिस्ट थी, नोबेल प्राइज मिला उनको। यानी कि पुरुषों ने भी महिलाओं वाले काम किए हैं और महिलाओं ने भी पुरुषों वाले काम किए हैं। ये बात सच है, ये हुआ है, होता भी आ रहा है और आगे भी होगा। लेकिन 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 प्रॉब्लम ये है कि पुरुषों ने जब जब काम किया है, वो तब किया है जब उसके लिए उन्हें कुछ मेहनताना मिल रहा हो, उनके लिए उसके लिए उन्हें कुछ रुपया पैसा मिल रहा हो, तब तो करें काम, नहीं तो क्यों करें। जितने भी हम देखते हैं टेलर हैं, जितने भी हम देखते हैं शेफ हैं, कुजीन हैं, जैसे जो हमारे बहुत बड़े शेफ नहीं है, एक तो हमारे शेफ हैं वो, बड़ा उनका संजीव कपूर जी, तो बहुत बड़े शेफ है वो इंडिया के। इसके अलावा गॉर्डन रामसी, वो तो बहुत ही बड़े शेफ है वहां के, इंग्लैंड के। तो इसका मतलब क्या है, शेफ लोग भी होते हैं, जो काम महिलाओं का होता है जनरली, वो काम पुरुष लोग कर रहे हैं। लेकिन कब, जब पैसा मिल रहा उसका, जब उसका रुपया पैसा मिल रहा, फालतू काम नहीं कर रहे। ठीक है, उनको लग रहा है क्यों करें ऐसे फालतू काम। महिलाओं के लिए वो काम बोला जाता है, अरे तो फालतू काम है, घर के अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ देखो, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह महिलाओं ने योगदान दिया है, चाहे उसके लिए उनको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। मतलब पानी लेके आना कुएं से, एग्रीकल्चर, खेती में अपने देखो, अपने पति के साथ, अपने पापा के साथ काम करना, जाके वहां पे बीज बोना, फसल काटना, सारे काम करना। ऑफिस में अगर से कोई शहर में लड़की रह रही है तो वो काम भी कर रही है, ऑफिस का भी घर का भी, दोनों काम संभाल रही है। दैट मीन्स अगर वो डोमेस्टिक हेल्प है, चाहे वो घर के हमारे आपके जो हमारी घर पे आती है महिलाएं, आती हैं जो काम करने, हाउस हेल्प होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है, वो भी आके बेचारी काम कर रही है, योगदान दे रही है अपना अपना। बाद में देखो, अपना जाके देखो घर भी संभाल रही है। गांव में तो हाल हमें पता ही है कि ना पैसा मिल रहा है उसका, ना कुछ मिल रहा है उसका, और उल्टा जो है पति शाम को कहता है कि तूने पूरा काम नहीं किया, तू अपना खेत में काम करके आई और तूने यहाँ पे रोटी नहीं बनाई घर पे, ये प्रॉब्लम है। तो महिलाओं के साथ तो आप बीती ज्यादा भयंकर है।
आज की नहीं, हमेशा से रही है। ठीक है, अब जब हम इस डिवाइड को समझने निकले, हमने कहा अच्छा मतलब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम की वजह से देखो इफेक्ट क्या क्या हुआ। ये प्रॉब्लम एक तरीके से हमें समझा दिया कि हमारा जो भी होता है पारिवारिक माहौल में, परिवार के अंदर, फैमिलीज में एक सेक्सुअल डिवीजन हो गया है ऑफ लेबर। कह रहे लड़का तो क्रिकेट खेलेगा, लड़की तो जो है कपड़े सिलेगी, ये होगा वो होगा, मतलब कि काम का जो होता है तरीका उसको हमने डिवाइड कर दिया, लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी, बस बात खत्म हो गई। अब चलो पब्लिक लाइफ में, अब चलो समाज में बाहर निकल के, अभी तक तो हमने घर के अंदर बात कर ली, अच्छा ठीक है घर में चलो ऐसा डिवाइड कर दिया गया, बच्चे को तो हमेशा बोला गया कि तुम जाके अभी तो खेलो कूदो, कोई बात नहीं, पढ़ाई करना, तुम्हें तो बाहर जाके नौकरी करनी है, और लड़कियों को बोला गया तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अंदर रहो। ये चीज जब हम आगे चल के देखते हैं बड़े होके समाज में, हमने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो जरा पुरानी फोटो जितने भी होती हैं, पुराने पार्लियामेंट की फोटो, पुराने जमाने की देखो, जितने भी हमने देखो देखो हमको याद है मैग्ना कार्टा की हमने बात करी थी 1215, तब से लेके वेस्टमिंस्टर हाउस में, लंदन में या यूएस में भी ले लो, उनके अपने वॉशिंगटन डीसी में, हर जगह पे हमने एक चीज हमेशा देखी कि हमेशा सफेद सफेद बुढ़े लोग रहते थे, ओल्ड वाइट मैन। ये एक्चुअली टर्म होता है जो वहां के लोग यूज करते हैं आजकल के, कि ओल्ड वाइट मैन का समय जा चुका है, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि क्या हो रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा था एक समय पे, हम इसे कहते थे कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, और उस समय कौन से, खास करके गोरे लोग, अंग्रेज लोग जो कि मर्द ही थे, और वो किसी लड़की को आने देते थे कि लड़कियां थोड़ी आएंगी पॉलिटिक्स में, लड़कियां थोड़ी यहां पे आके कानून बनानेंगी, लड़की थोड़ी यहां पे आके रूल कर सकती है, लड़की थोड़ी ये करेगी, हमेशा ये बोला जाता था। ओल्डर टाइम्स में हमेशा ओनली पुरुषों ने वोट दिया, महिलाओं क्या वोट देंगी, घर में रहो अंदर, ऐसे बोला जाता था। फिर इलेक्शन में खड़े होने के लिए, अच्छा तुम इलेक्शन में खड़े होगे, वोट तो दे नहीं पा रहे हो, इलेक्शन में कैसे खड़े हो जाओगे तुम लड़कियां, घर रहो अंदर रहो घर के। इसके बाद बोला गया कि ना ही तुम कोई पब्लिक स्फीयर में तुम नहीं आओगी, ओनली और ओनली कौन आएंगे, मर्द आएंगे, मर्द स्ट्रांग होता है, मर्द जाके जंग लड़ता है, मर्द जाके ये करता है, ऐसी करके बातें होती थी पहले की। लेकिन धीमे 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 समय बदला, समय समझ में आया कि सारी लड़ाइयां, जितनी सारी वॉर हुई है, जितना सारा जंग हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, पुरुषों की वजह से हुआ है। जब जब महिलाओं ने रूल किया तो हमेशा वॉर कम हुई है, हमेशा शांति बहाल हुई है, चीजें सही रही हैं। जब जब कोई लड़ाई झगड़ा होता पता चलता था अच्छा ये राजा की राजा दुश्मनी थी, हो गई लड़ाई, जंग छिड़ गई, चल रही जंग, 7 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर, द ट्रबल्स, तो अब दुनिया भर के तमाम तरह के वॉर हो रही है। इसका मतलब समझ में आया विद टाइम कि विमेन खुद ही को विमेन ने ऑर्गेनाइज किया कि अब हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, हम ही हैं। जब हम ही हैं तो हम ही को अपना अपना करता रहता बनना पड़ेगा। इन पुरुषों से लड़के हम क्या लेंगे, अपना सम्मान लेंगे, अपना अधिकार लेंगे। और हम वो मांग रहे हैं, एक बुनियादी राइट मांग रहे हैं, क्या कि समाज में हम 50% पॉपुलेशन है लड़कियां, तो हमारा इतना अधिकार भी नहीं होगा कि समाज चले कैसे, क्या होना चाहिए इस देश का हाल, हम बताएंगे। तो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए, महिलाओं ने खूब उपद्रव किए, महिलाओं ने मूवमेंट किए, एजुटेशन किए। उसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली ये डिमांड को स्वीकार किया गया, सबसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, फिर धीमे धीमे करके बाहरी और दुनिया में भी, क्या कि अच्छा हम महिलाओं को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इन द पॉलिटिकल लाइफ, ये लाना पड़ेगा, यानी कि महिलाओं को अधिकार देने पड़ेंगे। कौन से अधिकार, जो बेसिक अधिकार होते हैं, वोट देने का अधिकार दे दो यार, वोट देने के अधिकार के अलावा लड़ने का अधिकार दे दो चुनाव में, यहां तो आ जाए तो पता तो चले चल क्या रहा है। जैसे जैसे महिलाएं और सशक्त हुई, जैसे जैसे और ज्यादा महिलाएं स्ट्रांग हुई, तो एक रेडिकल ग्रुप ऑफ वुमेन, रेडिकल वर्ड मतलब होता है यहां पे कि काफी ज्यादा एकदम ही एक तरफा विचार वाला, रेडिकल हूं मैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हूं, या मैं रेडिकल कम्युनिस्ट हूं, या मैं रेडिकल कैपिटलिस्ट हूं। तो मतलब क्या है कि मैं खाली कम्युनिज्म में बिलीव करता हूं, मैं खाली कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूं, मुझे दूसरी बात ही नहीं सुननी। ठीक है, इसका मतलब है एक रेडिकल ग्रुप ऑफ महिलाएं ये इकट्ठी होना शुरू हुई। इन्होंने कहा अब एक आएगा नया मूवमेंट। क्या मूवमेंट है वो है फेमिनिस्ट मूवमेंट, वो है महिलाओं के लिए मूवमेंट, ओनली और ओनली महिलाओं के लिए। हम बात कर रहे हैं, अब बात होगी खाली इक्वालिटी की, और चाहे पर्सनल लेवल की बात कर लो, चाहे चाहे अपने किसी भी लेवल की बात कर लो, फैमिली की, बाहर की, समाज की, इक्वालिटी के बिना कुछ नहीं। हम इक्वालिटी के नीचे कुछ नहीं मंजूर है, कुछ भी नहीं मंजूर है। अगर पुरुष कोई काम कर सकता है तो महिला वो काम करेगी, बस। कोई दूसरा आर्गुमेंट इसमें बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब कि हमने कहा कि यहां पे जो इक्वालिटी वर्ड है, ये इक्वालिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वालिटी वर्ड डिनोट कर रहा है कि अब जो महिलाएं हैं वो हर काम कर सकती है, समाज के पब्लिक स्फीयर के, मतलब पब्लिक हमारे डोमेन में हर उस जगह जा सकती है, चाहे कोई वो कुआं हो, चाहे कोई टाउन हॉल हो, चाहे कोई लाइब्रेरी हो, चाहे कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, महिलाएं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है। जो काम पुरुष कर सकता है किसी भी लेवल पे, वो काम हम भी कर सकते हैं, दैट्स इट। इसमें कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं होगा। आगे चले, हमने कहा ये तो प्रॉब्लम थी, ये तो यार ऐसी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम उसका नतीजा देखते हैं कि आज हमें महिलाएं हर जगह दिखती हैं। कहां कहां दिखती हैं? समाज के हर वर्ग में। कोई प्रोफेशन आप चुन लो, कोई प्रोफेशन आप लेके देखो, उसमें एक प्रोफेशन ऐसा बताओ मुझे जहां पे आपको महिलाएं नहीं दिखी हो। कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके, रिक्शा चलाने से लेके, सीईओ बनने से लेके, हर जगह तक महिलाएं हैं। किसी भी हाल में कोई भी प्रोफेशन हो, देखना जरा प्रोफेशन, जरा कोई चुन के मुझे बताना जहां पे आपको महिलाएं नहीं मिल रही हो।
ऐसा तो हो नहीं सकता। हम आगे चले, हमने कहा लेकिन क्या खाली प्रोफेशन से काम हो रहा है? नहीं हो पा रहा, हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें विमेन पार्टिसिपेशन चाहिए। कहां पे? पॉलिटिक्स में। ये जब पॉलिटिकल लेवल पे महिलाओं ने कहा कि हमें भैया हमारा योगदान चाहिए, हमें हमारी लड़ाई चाहिए। ये जो लड़ाई जो चली थी इंग्लैंड में चलाई, ये ऐसी हुई लड़ाई। यहां पे बात हुई थी कि अगर हम आधी आबादी हैं, अगर हम 50% हैं, तो हमको वोट देने का अधिकार चाहिए और वोट के साथ साथ इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार चाहिए। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम खुद बनेंगे। यानी कि जो जेंडर डिवीजन हो रखा था, जब उसका एक्सप्रेशन हुआ कहां? पॉलिटिकल लेवल पे। जब उस जेंडर डिवीजन को महिलाओं ने बताया कि देख रहे हो हमारे साथ क्या हो रहा है, किस समय पे क्या क्या नहीं हुआ है, हमारे ऊपर क्या क्या नहीं बीती है। हमको बोला जाता है कमजोर वर्ग है, ये है, इन्हें आता नहीं चलाना, इन्हें आता नहीं काम करना, गाड़ी नहीं चलाने देते, कभी नहीं जाने देते हैं, हम करेंगे सब। यानी कि मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल हुआ, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को उठा के लेके जाएगा, चलो रैली में चलो, या आंदोलन करते हैं, वेस्टमिंस्टर हाउस जाएंगे, राजा के घर तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए विमेंस की लाइफ में, बस। दूसरे उसके नीचे कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है, ये तो आइडिया अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमने इस आइडिया का अंजाम देखा, क्या हुआ। ये जो आप देख रहे हो स्कैंडिनेविया वर्ल्ड, स्कैंडिनेविया वर्ल्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, कईयों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि यूरोप के ऊपर के हिस्से में कुछ कंट्रीज हैं, वहां उनको हम कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। नॉर्वे हुई, स्वीडन हुई, फिनलैंड हुआ, ये कंट्रीज, इसके अलावा डेनमार्क हो गया, ये सारे जितने भी कंट्रीज है हमारे, इनको हम बोलते हैं अच्छा ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा है, काफी हाई है। यहाँ महिलाओं, यहाँ लोगों ने पहले समझ लिया कि भैया महिलाओं को दे दो अधिकार, जैसा चाहिए अधिकार दो दो भैया, गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि इंडिया में वो चीज अभी आ नहीं पाई। हमने कहा ये इधर आ गई तो हम कब लाएंगे और हम कैसे लाएंगे? तो हमने कहा समय लगेगा थोड़ा सा, अभी तो हम जस्ट आजाद हुए हैं, अभी तो 70-75 साल हुए हैं। ये तो वो देश है जिन्होंने हम पे रूल किया रहा होगा कितने जमाने पहले, तो इनके डेमोक्रेसी तो बहुत पहले स्थापित हो गई। हम तो अभी अभी उगे हैं, हम तो निकल रहे हैं, हमारी तो लड़ाई अभी अभी चल रही थी, अभी तो अपने ही समाज से। तो ठीक है, हमने कहा क्योंकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमारे यहाँ एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ये वर्ड सारे के सारे जो वर्ड लिख रहा हूं बेटा बच्चा प्लीज इन वर्ड को सुन लेना, इन वर्ड की स्पेलिंग तो समझ ही लेना, लिख पाओगे तो नंबर मिल जाएंगे यहीं के, ठीक है। हमने कहा कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी? इंडिया की सोसाइटी, जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को सोचते हैं अरे तुम अंदर रहो करके, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हम अपना पहले बाहर जाके मामला सुलझ के आते हैं तब जाके तुमसे बात करते हैं। ये कौन सा आइडिया होता है? ये होता है जो आदमी पेट्रियार्कल सोच का होता है, जिसको लगता है कि पुरुष प्रधान, पुरुष ही सब कुछ कर लेगा, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। ये उनके लिए होता है, ठीक है। ये समाज हमेशा हमेशा आगे नहीं जा सकता, ठीक है। हमने कहा इसको सॉल्व कराते हैं। ये प्रॉब्लम जो है बहुत विराट रूप ले लेगी हमारे यहाँ पे इंडिया में तो हालात, लेकिन ऐसे हालात है कि इसको तो सॉल्व करना बड़ा टफ काम है। कैसे? हमारे यहाँ लड़कियां देखो जरा कैसे कैसे फेस करती हैं अपना डिस्क्रिमिनेशन, अपना डिसएडवांटेज हर जगह पे। मतलब आप लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी रेट क्या बताती है कि साक्षरता, कितने लोग पढ़ पाते हैं। साक्षरता हिंदी में लिखूं समझ में आता है किसी के? साक्षरता ये होता है, ये देखो ये क्या खुल गया पूरा। तो साक्षरता मतलब कि आप अगर लिख पाते हो तो, पढ़ पाते हो तो आपको बोलते हैं कि आप साक्षर हो, आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो। तो ये है बॉयज की, ये है गर्ल्स की। क्या? ये है पॉपुलेशन कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो देखो टोटल बच्चों में से 76% बच्चे जो हैं वो हैं हमारे क्या? पढ़े लिखे। और मतलब 100 बच्चों में से, 100 लड़कों में से 76 लड़का पढ़ा लिखा है और 100 लड़कियों में से 54 लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। यानी कि नंबर कम है लड़कियों का, नंबर लड़कियां बेचारी पीछे रह जा रही हैं। अब आप देखो जरा, अगर हम स्कूल का डेटा देखें, स्कूल का डेटा, किसी भी स्कूल का डेटा किसी भी साल का निकाल लो आप, आपके आपके पास होगा, अभी 10th का रिजल्ट भी आएगा जब भी एग्जाम आपके हो जाएंगे, तो आप देखना जरा उसके बाद ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इक्वल मिलेगा क्या? परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस देखना जरा आप, जब भी स्कूल का बाद में डेटा आता है कि साहब हमारे स्कूल से इस बच्चे ने टॉप किया, इस बच्चे ने टॉप किया, लड़के लड़की बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं एज गुड एज और मे बी बेटर देन बॉयज, हमेशा परफॉर्म कर पा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है दे ड्रॉप आउट, स्कूल ही नहीं जाने देते हैं। लड़कियों को पहले कह देते हैं अरे बेटा तुम रहने दो बच्चा, तुम तो अपना घर पे काम कर लो, तुम तो ये सीख लो, तुम तो कढ़ाई बुनाई सीख लो, तुम तो खाना बनाना सीख लो, तुम तो ये करा लो। ये प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स हम लड़के की, हम क्योंकि बॉयज की स्कूलिंग पे तो ध्यान दे रहे हैं कि बॉय बेचारा अगर पढ़ लेगा, लिख लेगा, कोटा चले जाएगा, ये कर लेगा, आईएएस बन जाएगा, बाद में ये हो जाएगा, तो हम बॉयज की स्कूलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। लड़की की स्कूलिंग कहते हैं अरे तुम तो छोड़ो घर पर, ये बोल दिया जाता है। प्रॉब्लम फंस गई। अब प्रॉब्लम यह है कि जब लड़कियां परफॉर्म कर पा रही हैं, किसी भी साल में किसी भी स्कूल का डेटा आप निकाल लो, लड़कियां परफॉर्म कर रही होंगी एज गुड एज और मे बी बेटर देन बॉयज, तब भी लेकिन उनको हम आगे नहीं जाने दे रहे। प्रॉब्लम है ये। अब जब पढ़ाई नहीं है तो जॉब कैसे आएगी? जॉब के सिनेरियो फंस गए वहीं पे। जब जॉब सिनेरियो ऐसा डिस्टॉर्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है। पढ़ाई लिखाई जब लड़कियों की कम है तो हाई पेइंग जॉब्स कहां से आ जाएंगी?
पैदा ही नहीं होंगे जॉब्स। जब जॉब आप देख रहे हो, जब लड़कियां पढ़ ही नहीं पा रही है तो जॉब कहां से पहुंचेंगी वो। इसके बाद हमारे यहाँ पे अनपेड लेबर, वो तो प्रॉब्लम है, वो तो कोई सुनता ही नहीं उसकी तो बात। अगर लड़की कोई अगर है और वो ऑफिस में काम भी कर रही है, मान लेते हैं एक गर्ल और एक बॉय, ये दोनों के दोनों 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, ये भी 8 घंटे ऑफिस में रहता है, ठीक है। ये जब घर पे जाएंगे दोनों दोनों अपने अपने जब घर पे गए, हो सकता है इसने अपना बैठ के अपना कुछ काम वाम किया, लैपटॉप पे मोबाइल पे गेम खेला, कुछ ना कुछ रील स्क्रॉल करी, उसने कुछ ना कुछ अपना काम किया, कोई बात नहीं। लड़की घर पे जाके भी वर्क करती है ऑन एवरेज ये डेटा है, ये डेटा सर्वे का डेटा है क्या, कि इंडियन वुमेन दे वर्क एन आवर मोर देन मैन, काम करती हैं ज्यादा हमेशा ऑन एवरेज, दे डू इट, और लेकिन उसका कोई पेमेंट नहीं है। अब पेमेंट की बात करो, चलो जॉब मिल गई, जॉब पे वो एक्स्ट्रा घंटे काम भी कर रही लड़की, लेकिन उस जॉब की वजह से अगर लड़का लड़की दोनों की जॉब सेम है, तो भी तो इनकम में गैप है, तो भी तो जेंडर में गैप है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आ रखा है हमारे, लेकिन कोई फर्क ही नहीं किसी को। क्या मतलब कि विमेन आर पेड लेस फॉर द सेम वर्क, अगर वो सेम काम करें तब भी उनको पैसा कम मिलता है फॉर द सेम जॉब। हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में एक 2-3 साल पहले इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, जहां पे एक्ट्रेस लड़कियों ने कहा था, सेलिब्रिटियों ने कहा था कि देखो साहब, हम भी मूवी में उतना ही काम करते हैं जितना कोई पुरुष काम करता है, और हमको कम पैसा मिलता है लेकिन लड़कों को ज्यादा मिलता है, क्यों ऐसा है, ऐसी ऐसी क्या बात है, हमेशा से ऐसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमेशा इंडस्ट्री में ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहा है। मतलब क्या है, सेम तरीके का काम है, कैमरा पे एक्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसमें पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। हाउ डू यू डील विद दिस, जबकि हमारे यहाँ 76 में 1976 में एक एक्ट आया है, जिस एक्ट का नाम क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है पेमेंट, पेमेंट, कि जब पेमेंट हमने सेम बना रखा है, हमने बोला हुआ है अगर आप सेम टाइम में सेम तरह का काम करवा रहे हो तो आप जेंडर के आधार पर किसी को पैसा कम नहीं दोगे, ये बात है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। पेमेंट है ना ये प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम है 1 2 3 तीनों नंबर से। चलो आगे चलो, हमने कहा और क्या है इसमें, अभी और बची है क्या, हाँ यस अभी भी बची है। अभी तो बच्ची को इतना बड़ा तो होने दो पहले, वही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। आप देखो जरा, ये जो डेटा है 999, सॉरी 919, ये है 2011 सेंसस का, क्या है अभी बताता हूँ ये। फिर 2021 में आ जाओ थोड़ा सा, 2021 22 23 24 के आसपास। तो अब क्या हुआ, 2021 में हमारे पास आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि 990s थोड़ा तो क्रॉस हुआ है, थोड़ा तो बढ़ गया है। मतलब क्या है 990 प्लस, मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है हजार हजार लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो क्या है, नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न इंडिया हर जगह कहीं ना कहीं, कि हमें ना बच्चा जो चाहिए, औलाद चाहिए, वो पुरुष चाहिए, वो लड़का चाहिए, वो बच्चा चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए। तो बच्ची नहीं होने की जो चाहत है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ श्रिंकिंग सेक्स रेशियो हो गया। जो सेक्स रेशियो होता है वो यही होता है। 2011 का सेंसस कहता है कितना, कि 1000 बच्चों पे 919 लड़कियां थी, कम हो गया था एवरेज। एक समय तो ये नंबर और भी कम हो गया था, 850 के आसपास पहुंच गया था। तो बहुत ये तो बहुत मतलब ऐसा नंबर है कि हृदय विदारक नंबर है ये। क्या करें इसका नाउ, अगर लड़कियां बच्ची बड़ी हुई हो गई, कहीं जा रही है, कॉलेज जा रही है, बस में जा रही है, ट्रेवल कर रही है कहीं पे रास्ते में, कितनी बच्चियों को, कितनी लड़कियों को कहीं ना कहीं उनको रास्ते में कोई ना कोई उनका कभी दुपट्टा पकड़ लेता है, कभी कोई आंख से ऐसे ये कुछ इशारे करता है, कुछ भी करता है। अब अबाउट दैट वायलेंस, अबाउट दैट एक्सप्लॉइटेशन, अबाउट दैट अब्यूज, अबाउट दैट हरासमेंट, उसका क्या, कोई आंसर नहीं है। तो महिलाएं डिसएडवांटेज हैं एट एवरी सेक्शन, एट एवरी लेवल ऑफ समाज। पब्लिक लाइफ में तो है ही, देखो देखो जो अपने घर के अंदर प्रॉब्लम है वो तो है ही है, कि वहां स्टीरियोटाइप हो रखे हैं, वहां पे लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, वो काम नहीं करेंगी, जब बाहर निकले तो बाहर प्रॉब्लम, ये सब है। क्या करो, हाउ डू यू डील विद दिस। यानी अर्बन एरिया में ओन होम्स, दे आर वल्नरेबल टू अपने डोमेस्टिक वायलेंस, वो अलग प्रॉब्लम है, वो अब्यूज एटसेट्रा, सारी प्रॉब्लम दुनिया भर की प्रॉब्लम है। हाउ आर विमेन नॉट एट इक्वालिटी, इसलिए नहीं है इक्वालिटी पे, ये नहीं है, ये है प्रॉब्लम। अब जब हमने कहा कि सर इसका सॉल्यूशन कहीं तो होगा, कुछ तो मिलेगा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहला समझ में आया कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये कुरीतियां समाज में हमेशा से हैं और अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मतलब कि अब महिलाओं ने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है पुरुषों, तुमसे ना हो पाएगा, अब हम ही करेंगे। क्या, फेमिनिस्ट ने और विमेन्स मूवमेंट ने, सब ने बोला कि अब हमारा फोकस किस पे होगा, पावर में आने पे। जब तक हम खुद पावर में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, कहां, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कि हमने कहा हमें चाहिए अब महिलाओं को कंट्रोल ऑफ पावर। जब ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप देखो हर तरह की महिलाएं, लड़कियां, सब लोग आती हैं, सब देखो हर जगह देखो, पूरे दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं कि साहब महिलाओं को पावर में लाओ, महिलाओं को गद्दी पे लाओ, महिलाओं को एमपी बनाओ, महिलाओं को पार्लियामेंट में लेके आओ, महिलाओं को अपना राष्ट्रपति बनाओ, अपना पीएम बनाओ। इन सब की वजह से क्या हुआ, हमने कहा हमें भी तो चाहिए ये कब आएगा। हमारे यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन, जब 2019 की लोकसभा हमने देखी, एक बार चुनाव हुए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोबारा शपथ ली, उसके बाद हमने कहा लाओ दिखाओ, जो इतने 543 एमपीज होते हैं कहां, हमारी लोकसभा में,
पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, इसमें 543 में से अबाउट 78 है, 78 महिलाएं हैं। कुल मिला के इन 550 के आसपास एमपीज में से टोटल 78 महिलाएं हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। इसका मतलब है 2019 में जाके पहली बार हमारे यहां 14% का आंकड़ा पहुंच पाया है कि 14% एमपीज हैं जो महिलाएं हैं। जहां स्टेट की विधानसभा की बात करो, कोई भी स्टेट की विधानसभा, यूपी की हो, अपना देखो यूपी की हो, एमपी की हो, राजस्थान की हो, कर्नाटक की हो, कहीं की बात कर लो आप, वहां का तो हाल और भी पीछे है, वहां तो अभी और भी नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इंडिया की जो पोजीशन है ये काफी तो बिगड़ी हुई है। ये इतनी बिगड़ी हुई है कि कि भाई देखो, कई डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, हम उनसे ही पीछे हो गए। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, एक बार गवर्नमेंट जब बन भी जाए, मान लेते कोई भी सरकार होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी थे, जैसे इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने जो हमारे मोदी जी हैं, तो इनकी कैबिनेट में जरा एक बार देखो आप, कैबिनेट मतलब कितने सारे मंत्री होते हैं। तो एक कैबिनेट जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी सारे मिनिस्टर्स, ये होती है हमारी सरकार, इसे हम बोलते हैं सरकार, एक्चुअल सरकार ये होती है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स ये कितने होते हैं टोटल मिला के, 1+73-74 के आसपास होते हैं, इतना नंबर होता है। इसमें से जरा मुझे बताना कि आपको कितनी महिला मंत्रियां याद हैं। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जैसे हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी पहले, जैसे हमारी एचआरडी मिनिस्टर थी हमारी पहले, कौन, जो श्रीमती स्मृति ईरानी जी। ठीक है, तो कितनी महिलाएं आपको याद होंगी जो 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 मंत्रिमंडल में रही हो, जो सरकार में रही हो। इवन उल्टा भी कर लो, जैसे इंदिरा गांधी मैम है, इंदिरा गांधी मैम थी, ठीक है, इंदिरा जी की सरकार। अब इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी हमारी इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ना। अब इनकी कैबिनेट में जरा मुझे बताना कितने और महिलाएं थी, जरा एक बार जरा काउंट करके बताओ मुझे, अगर आपको पता हो तो। मतलब इंदिरा गांधी जब खुद प्राइम मिनिस्टर थी, जो खुद महिला थी, तो उनकी अपनी कैबिनेट में ऑल विमेन, मतलब कितनी कितनी और कितने ऑल मिनिस्टर्स में थे, कितने विमेन हो सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिलेगा आपको, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लार्जली मेल डोमिनेटेड, बस ये आंसर है इसका। हमने कहा सर प्रॉब्लम कहां से शुरू करें, प्रॉब्लम कहां से एंड करें, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। हमने कहा लाते हैं, कैसे, पंचायती राज सिस्टम। हमने अभी पीछे वाले चैप्टर में हमने बात करी थी पंचायती राज सिस्टम को हमने कौन से साल में हमने एक्ट बनाया था, जरा मुझे उसका आंसर देना। संविधान में हमने इसको लिखा था कि ये कौन से साल में आएगा, 1990s या 1970s, एक बार जरा मुझे बता दो। तो पंचायती राज सिस्टम जब आया, इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे गांव में विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज लेवल पे हमारे क्या होती है, पंचायत होती है। इन पंचायतों में क्या होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, सारे सब लोग ग्राम सभा में सब अपने मेंबर्स होते हैं। तो इन पंचायतों में हमने कहा 1/3 सीटें, 1/3 सीट, अगर एक गांव में से, अगर एक गांव की जनसंख्या है, मान लेते हैं 1200-1500 के आसपास, 2000 की संख्या है, ठीक है, 2000 की संख्या में से मान लो पंच सरपंच चुन के आ रहे हैं 6, तो 6 पंच सरपंच अगर अगर चुन के आ रहे हैं, तो उनमें से 2 महिलाएं होंगी ही होंगी, 2 महिलाएं होनी ही चाहिए, हम नहीं जानते। अब हमने क्या किया, हमने सीट रिजर्व कर दी फॉर विमेन, 1/3 सीटें। हमने कहा अगर 6 पंच सरपंच चुन के आ रहे हैं, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को सीटें देंगी कहां पे, बिल्कुल ग्राम सभा लेवल पे, बिल्कुल नीचे के लेवल पे। ये तो पहले की बात हो गई, ये तो जब का आ रखा था, कब का, हमने 19 कब का बताना, मुझे आंसर देना, कौन से साल में आया था ये, ठीक है, हमने तब का आ रखा था। हमने कहा तब से ही अब तक काम करता हुआ कैसा आया है। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा, पूरे देश भर में कितने गांव होते हैं हमारे यहाँ, 543 तो हमारे एमपी है, मतलब ये हर एक जिला से आ रहे होंगे। तो हमारे पास 600 के आसपास तो हमारे पास शहर होते हैं, पूरे जिला होते हैं। ऐसे 600 शहरों में जाने कितने ही गांव होते हैं, 5 लाख के आसपास गांव हैं, 5 लाख के आसपास हमारे क्या है, हमारे विलेज हैं। इतने जो विलेज हैं, इनमें से जो भी हमारे पंच सरपंच, सारे के सारे ग्राम सभा मेंबर, जिला परिषद मेंबर, जो भी लोग हैं, सब कुल मिला के हमारे टोटल 10 लाख का नंबर है, जो हमारे इलेक्टेड महिलाएं हैं, जो जीती हुई हैं, मतलब वो प्रधानी जीती हैं, वो महिलाएं सरकारी कुछ भी अगर सिस्टम में अपनी, देखो अगर विलेज में है तो अपने सरपंच हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो शहर में है तो क्या है, वो पार्षद हैं, पार्षद होते हैं शहरों में, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, महापौर होते हैं। तो ऐसे करके जो हमारे जो हमारा जो लोकल लेवल पे जो जो हमारी प्रशासन होता है, उस प्रशासन में हमारे कौन लोग हैं, महिलाएं हैं, जो 1/3 हैं। 10 लाख टोटल मिला के विमेन रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब टोटल तो हमारा सारा जितना पार्षद, मेयर, सरपंच में सारी चीजें मिला लो पूरे देश भर में, तो होंगे तकरीबन 30 लाख के आसपास। लेकिन 30 लाख में से 10 लाख हमारी क्या है, महिलाएं हैं। ये तो बात सही है। हमने कहा ये तो लोकल लेवल पे है, पार्लियामेंट की बात करो सर। पार्लियामेंट के लिए पिछले से पिछले साल 2023 में एक्ट आया। एक्ट का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या है सर, इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, जो हम कहते हैं पार्लियामेंट में हमने, जो हम यहां देखते आए थे पंचायती सिस्टम में, हमने बोला है अब यहां भी हम करेंगे क्या, हम महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करेंगे, हम महिलाओं के लिए सीट लेके आएंगे। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
मोदी जी की सरकार लेके आई थी 19 सितंबर के आसपास 2023 को, और तब इन्होंने कहा था कि हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, जो हमारे देश का संविधान है उसमें क्या होगा, 128वां 128th अमेंडमेंट हम लेके आए हैं। इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन इस बिल को इंप्लीमेंट कब करेंगे? इस बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पूरी लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है, पहले सेंसस होगा, सुनना पहले पूरी प्रोसेस, पहले सेंसस होगा, फिर होगा डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन, अभी ये सब वर्ड क्या क्या होते हैं मैं समझाता हूं। जैसे आपको इतना पता होगा, सेंसस होती है, जनगणना होती है, 10 साल में एक बार होनी होती है। सेंसस में क्या होता है, हमारे घर पे कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं हमसे, हाँ साहब आपका नाम क्या है, आपका उम्र क्या है, आपके कितने भाई बहन हैं, आपकी शादी हुई है कि नहीं, आप क्या रोजगार करते हो, आपके पास कितना बड़ा मकान है, आप कौन सी जाति के हो, आप क्या, सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हो, ठीक है। अब ये होती है हमारी सेंसस। ऐसे करके हमने पूरे देश भर में सेंसस हम कंडक्ट कराते हैं, सरकार कराती है, हर 10 साल में कराना पड़ता है। जैसे ही सेंसस हो जाता है, सेंसस होने के बाद पता चलता है कि हमारे देश में आबादी कितनी है, टोटल आबादी कितनी है भैया, कितनी है? अभी 1.2 करोड़ है, 1.4 करोड़ है, 1 पॉइंट इतने करोड़ है, जो भी है, जैसे भी हमारी 1.24 बिलियन जितने भी हम लोग हैं, ठीक है। ये हमारी सेंसस का नंबर आ गया। अब सेंसस के नंबर के बाद होगा हमारा डिलिमिटेशन। ये क्या होता है सर? डिलिमिटेशन होता है, मान लो तुम ऐसे सोच के देखो, कोई ऐसे 5 जिले हैं, चलो ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 5 जिले हैं, लेकिन इन सब में आबादी सेम तो है होगी नहीं। तो अब क्या होगा, हम कुछ ना कुछ ऐसे चेंज करेंगे, हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, ये नई बाउंड्री होगी। ये क्या होगी सर? ये होगी ऐसी कोई बाउंड्री, ये ऐसी बाउंड्री, और ये ऐसी बाउंड्री। लो, अब ये क्या हुआ सर? इससे क्या हुआ, जो हमने पीछे जो हमने 5 जिले बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, ये 5 जिलों में हमने कहा आबादी इनकी सेम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नई तरीके से बाउंड्री खींच रहे हैं। जो हमने नई बाउंड्री खींची है ना, अब इससे क्या होगा, इतने बड़े हिस्से में सेम पॉपुलेशन है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, है ना, और ये हिस्सा पूरा देखना अभी आप। तो हमने कहा ये हो गया डिलिमिटेशन। अब इतने से एरिया की पॉपुलेशन इज इक्वल टू इतने पूरे की एरिया की पॉपुलेशन, सब इक्वल है। हमने कहा इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है अब वो प्रोपोर्शनेट हो गई है। पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनेट, इज प्रोपोर्शनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अच्छा, इससे क्या मिलेगा सर? इससे मिलेगा ये कि अब इतने लोग जो वोट देंगे इज इक्वल टू इतने लोग जो वोट देंगे, इज इक्वल टू इतने लोग जो वोट देंगे। पहले जो ये D1 था, ये D1 D2 था, ये इक्वल नहीं था, नंबरों में इक्वल नहीं था, एरिया में हो सकता है इक्वल हो, लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर इक्वल है। अब इस जगहों से क्या होगा, एक MP चुन के आ सकता है, इस जगह से एक MP चुन के आ सकता है, इस जगह से एक MP चुन के आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम करते हैं डिलिमिटेशन। ये सब आप पढ़ोगे बाद में जब आप तैयारी करोगे यूपीएससी की और आईएएस की, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएगा समय आएगा उसका। नाउ इतना समझना जरूरी है कि जब पॉपुलेशन हो जाए फिक्स, हमारा समझ में आ जाए, अच्छा सेंसस में हमारे इतने लोग हैं और इतने लोगों के हिसाब से हमने नई रेखाएं खींच दी हैं। डिलिमिटेशन मतलब होता है लिमिट करना, बाउंड्री बनाना, देखो मार्किंग करना, उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन करना। तो जब क्या होगा, जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो डेटा आएगा हमारे हाथ में फ्रॉम द लेटेस्ट सेंसस, तब जाके हम क्या करेंगे, हम इस बिल का इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। कौन से बिल का? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का। करेक्ट। इससे इससे हम क्या दे रहे हैं, इससे हम दे रहे हैं महिलाओं को आरक्षण, कहां? पार्लियामेंट में, जैसे हम पंचायती राज में देते थे। आई बात समझ में? आसान है, इक्वल लगा, इजी रहेगा, कोई बात नहीं, बस समझना, हिम्मत से समझना, कोई बात नहीं। नाउ क्या मिलेगा इससे, क्या हुआ, क्या इससे, ऐसा समझाना जरा, क्या क्या ऐसा, क्या ऐसा कर लिया हमने। तो हमने कहा जब भी कोई सोशल डिवीजन होता है, किसी भी तरह का हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, अब अगर वो है जेंडर के फॉर्म में है, अगर वो कास्ट के फॉर्म में है, अगर वो स्किन के फॉर्म में है, किसी भी तरह का भेदभाव अगर वो है, और वो एक्सप्रेस हो पाता है इन द पॉलिटिकल डोमेन, अगर लोग उसके लिए रैलियां कर दें, अगर लोग उसके लिए उत्तेजित हो जाएं, अगर लोग उसके लिए सड़कों पे निकल आए, लोग उसके लिए अगर ऐलान कर दें कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, तब क्या होगा, हम इससे, हम देखो देखो हम इससे क्या देखेंगे, हम इससे जीत देखेंगे, हम इससे लोगों को जीतता हुआ देखेंगे। जैसे महिलाओं ने अपने खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, महिलाओं ने अपने खिलाफ जो अपने खिलाफ जो उन्होंने पूरा अपना संभाला कि हमारे खिलाफ इतनी ज्यादा अन्याय होता है, कुरीति होती है हमारे साथ, हम फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। बस सीधी बात है, इसमें कोई दो राय होगा ही नहीं, हम आज लड़ रहे हैं ताकि हमारा कल अच्छा हो सके, बस। यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा इससे लोग खुश होते हैं, इससे लोग जीतते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आंदोलन किया और पुराने लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके हम आज का जो युवा है जाके इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है। ये तो हमने देखना, ये तो हमने देख लिया शुरू होता हुआ। नाउ हमने कहा लेकिन जेंडर तो ठीक है, समाज में तो कुरीतियां बहुत सारी हैं, और कैसी कैसी है। हमने कहा
यार कैसी कैसी चीजें हैं हमारे हमारे देश भर में, हमें सारी चीज समझनी है एक ही चैप्टर में। चलो समझ लेते हैं। एक बार जरा ये याद करो, नॉर्दर्न आयरलैंड याद आया? नॉर्दर्न आयरलैंड हुआ था, हमने पिछले चैप्टर से पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हमने कहा यहां पे क्या था मामला, हमने कहा यहां मामला था क्रिश्चियनिटी दोनों जगह थी। अच्छा, क्रिश्चियनिटी यहां पे चल रही थी। क्रिश्चियनिटी के दो सेक्शन हो गए थे, कौन से? एक कैथोलिक और इसके अलावा एक कौन से? प्रोटेस्टेंट। अब ये दो तरह के सेक्शन हैं एक ही धर्म के, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट कहां रहते थे? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में। और कैथोलिक कहां रहते थे? ये लोग रहते थे नॉर्दर्न आयरलैंड में, यहां पे। और ये कम थे, ये कमजोर थे, ये लोग ज्यादा थे। ये लोग अपना कहते थे अरे यार तुम यहीं रहना हमारे साथ, नॉर्दर्न आयरलैंड वाले। तो नॉर्दर्न आयरलैंड कहते थे हमें आपके साथ रहना ही नहीं, हम जाएंगे अपने पुराने आइलैंड के साथ, पूरा एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी पिटाई होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वॉर हुई। यहाँ वॉर तो ये लोग नहीं कहते थे, ये लोग कहते थे वॉर नहीं, वो है ट्रबल। द ट्रबल्स, मतलब 25-30 साल की ट्रबल्स चली है इनके यहाँ पे, इंग्लैंड के यहाँ। हमने कहा ऐसा ही इशू तो हमारे भी कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे जेंडर डिवाइड तो है ही है, ये तो हर जगह होता है, पुरुष महिला में फर्क तो हर जगह है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म में दूसरे तरह के डाइवर्जन भी हैं। वो क्या है? हमारे यहाँ पे रिलीजन के नाम पे हैं, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के नाम पे हैं, देखो हमारे कास्ट के नाम पे हमारे डिवीजन है। तो एक एक पहले देखना शुरू करते हैं भैया, जितने सारे रिलीजन हैं, जितने सारे सेक्ट्स हैं, जितने सारे कुछ भी हैं, हमारे सब तरह के तो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह, सब यहाँ रहते आए हैं, सब अपना खाते पीते आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं हमारे बीच में, जो अपने देखो आपस के जो हमारे धर्म अलग अलग हैं, इनकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है। इनकी वजह से आपस में कुछ ना कुछ भेदभाव क्रिएट होता है, इनकी वजह से आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमने कहा ये प्रॉब्लम समझाओ पॉलिटिक्स में कैसे आती है। हमने कहा 3 एग्जांपल है, इसके लिए 3 लाइनों में समझ लो, 1, 2 और 3। क्या? सबसे पहले गांधी जी की कोटेशन। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने एक लाइन दी थी कि दोज हु से रिलीजन इज हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स दे अंडरस्टैंड नाइदर, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन होगा ही होगा पॉलिटिक्स का हिस्सा। क्या करें, कोई भी धर्म हो, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सारे धर्म, किसी भी कोई भी धर्म ले लो आप जो आपको समझ में आए। एवरी रिलीजन, नॉट जस्ट एनी वन इन पर्टिकुलर, दे ऑल रिलीजन दे गिव अ मॉरल लेसन, दे गिव अ ज्ञान, वो कुछ ज्ञान तो देते ही है। मॉरल, कोई ना कोई भी रिलीजन कैसा भी होगा, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखाएगा, जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, वही सिखाएगा लाइफ कैसे जीनी है, वही सिखाएगा कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स को कैसे होना है, एक राजा का राजधर्म क्या है, एक स्टूडेंट का धर्म क्या है, एक टीचर का धर्म क्या है। ये धर्म कहां से आ रहा है? धर्म आ रहा है रिलीजन से। जब हमें हमें ऐसे एथिक्स सिखाए गए कि राजा का राजधर्म क्या होगा, टीचर का धर्म क्या होगा, स्टूडेंट का धर्म क्या होगा, ये सब सारे के सारे आंसर्स हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये आंसर आ रहे हैं रिलीजन से। ये रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, खास करके इंडिया के एस्पेक्ट में तो बिल्कुल नहीं। अब जब हमने देखा अच्छा रिलीजन तो मतलब रहेगा, तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कैसी हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम मतलब ये है कि कई ज्यादा जो हमारे यहाँ पे हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कम है, जिनके नंबर कम है। जैसे हमारे देश में फॉर एग्जाम्पल हिंदूज मेजोरिटी में है, हिंदूज आर 78 to 79%, इतने हिंदूज हैं। बाकी मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जैन, ये वो कई सारे धर्म, पारसी लोग हैं, जोरास्ट्रियन लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं, मतलब हिंदूज तो मेजोरिटी में, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुई, कई और संस्थाएं हुई, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हुए, सबने कहा देखो साहब कैसे कैसे हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ हमारे देश में बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो रही है। अभी देखो, अभी अभी इस वर्ड को आगे समझते हैं। तो माइनॉरिटी कौन हुआ? जो कमजोर है, जो कम है, जिसके नंबर्स कम है, जिसकी तादाद कम है। मतलब कि इन्होंने कहा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने, कि अब सरकार को चाहिए कि आप कुछ कदम लो, क्या करने के लिए? ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको इन माइनॉरिटीज को। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो गया धर्म का। अब इन्होंने कहा अभी तो आप जरा यही बात कर लो, महिलाओं की लड़ाई हमने अभी देखी थी। महिलाओं की लड़ाई के बाद जरा ये समझो आप कि सर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ घर के अंदर। चाहे हिंदू की बात कर लो, चाहे मुस्लिम की बात कर लो, चाहे कोई सिख की बात कर लो, चाहे कोई और की धर्म की बात कर लो, चाहे कोई ईसाई की बात कर लो, किसी और धर्म की, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर जगह पे क्या होगा? हर जगह पे महिलाओं को शोषण हो रहा है सर, ये कॉमन चीज है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे सारे के सारे फैमिली लॉज अलग अलग हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, शरिया का अपना, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट होता है, मुस्लिम जो अपना पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, कोई ना कोई और धर्म का स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो महिलाओं के साथ हो रहा है भेदभाव किसी भी धर्म के रूप में। आप देखो अंदर कौन प्रताड़ित हो रहा होगा? महिला प्रताड़ित हो रही होगी। तो हमने कहा अगेन सरकार को चाहिए कि वो क्या करे, वो चेंज करे इन कानूनों को और एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए, ताकि महिलाओं के साथ के साथ अन्याय होना कम हो जाए, बंद हो जाए। बस ये चाहते हैं हम। यानी कि जितने हमारे जो पर्सनल लॉ जो आपको यहां दिख रहे हैं नाम, ये फैमिली लॉज का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि
सारे धर्मों में शादियां कैसे होती हैं, डिवोर्स कैसे होता है, इनहेरिटेंस मतलब मेरी संपत्ति मेरे बच्चे को कैसे जाएगी, बच्चे को जाएगी, बच्ची को जाएगी, किसको नहीं जाएगी, किसको जाएगी, या डिवोर्स कैसे होगा, डिवोर्स के बाद आगे प्रोसीजर क्या होगा, तो धर्मों का अलग अलग है। हमने कहा इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ओनली और ओनली विमेन, ये परेशान है, महिलाएं परेशान है। हाउ डू यू टैकल दिस, हाउ डू यू सॉल्व दिस? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सरकार कदम उठाए, क्या वो चेंज कर दे ऐसे कानून जो कि सेपरेट सेपरेट फैमिली लॉज है, जिनकी वजह से महिलाएं परेशान हो रही है। बस ये आर्गुमेंट हो गया। चलो आगे चलते हैं। हमने कहा लेकिन 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 अभी तो रिलीजन और पॉलिटिक्स, अभी तो बात कर रहे थे हम, रिलीजन पॉलिटिक्स घुस गया है। हाँ यस, यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दे आर इंटरट्वाइंड, मतलब मिंगल हो गया है, इसे कहते हैं मिंगल होना। अगर ऐसे मैं हाथ पूरा अपने मरोड़ दूं अंदर ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया, इंटरट्वाइंड हो गए। अभी अलग अलग है, लेकिन जब ये आपस में पूरे गुत्थम गुत्था हो गए तो दैट मींस दैट इज इंटरट्वाइंड। इसको रिलीजन पॉलिटिक्स को एक साथ जुड़ना, लोग कहते हैं अरे देखो साहब अच्छी बात थोड़ी होती पॉलिटिक्स में बीच में रिलीजन डालना, ये सब करना अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात देखो सुनो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है ये, ठीक है? दिस इज नॉट अ बैड थिंग। हमारा समाज है, हमारे समाज में धर्म इतने सारे रहे हैं, सनातन धर्म रहा है, वैदिक हमारे यहाँ देखो सोसाइटी रही है। हमारे यहाँ पे कोई सा भी धर्म हो, कैसा भी हो, कुछ ना कुछ आइडिया, आइडियल्स, वैल्यूज तो सिखाता ही है ना? कोई ना कोई धर्म का अपना आइडिया होता है कि साहब किसी प्राणी को हार्म नहीं करना है, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कि दूसरे के साथ बुराई नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब वैल्यूज है, ये सब हमारे सभ्यता का ये सब पार्ट है हमारा। दैट शुड बी अवर गाइडिंग लाइट, कि किसी के साथ मजाक नहीं करना, किसी का ऐसा मजाक नहीं करना कि वो बुरा फील कर जाए। हम भगवान को याद करते हुए अगर हम किसी को दान कर रहे हैं तो उस दान का बाद में हम उसके लिए ये नहीं हो कि ये मेरे लिए ये मेरे पलट के क्या करेगा। तो ऐसी आर्गुमेंट, ये सब हमें धर्म सिखाता है, ठीक है? धर्म ऐसी बात कहता है कि अच्छी चीज करो, बुरा काम मत करो, ठीक है? अब यानी कि ये आइडियल जो है, यही गाइडिंग लाइट होनी चाहिए पॉलिटिक्स की। क्यों? उसमें भी दिक्कत क्या है? अगर फिर रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ साथ है, दैट शुड बी ग्रेट, होने दो। नाउ पीपल, लोग भी आपस में, दे ऑल्सो अपने आप में, अगर मेरी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी है, हम अपनी अपनी एक कोई ना कोई अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, कुछ और होंगे, ठीक है? तो हम एज अ कम्युनिटी हम चाहते हैं साहब हमारे मंदिर हो, सब हमारे मस्जिद हो, हमारे यहाँ साहब गुरुद्वारा हो, हमारे यहाँ साहब जो है हमारे गिरजाघर हो, हमारे यहाँ चर्च हो, हमारे यहाँ ये हो वो हो। दैट मीन्स हम एज अ कम्युनिटी हम क्या चाहते हैं? हम कुछ डिमांड चाहते हैं, हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी बात, कि साहब हमारे यहाँ ऐसा मंदिर हो जाए, या हमारे यहाँ ये वाली यात्रा करने के लिए जो भी है उसमें रियायतें हो जाएं, टैक्स कम हो जाए, टिकट प्राइस कम हो जाए, या ट्रेन चल जाए एक और वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए, या देखो कहीं और कांवड़ियों के लिए कुछ और लग जाए रास्ता। क्या दिक्कत है? इसका मतलब है गवर्नमेंट के साथ हम एक डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हम एक नेगोशिएशन कर रहे हैं, साहब हमें ऐसा दो, एज ए रिलीजियस कम्युनिटी हम आपसे मांग रहे हैं। सरकार भी कहती है हाँ ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साथ में हमको, गवर्नमेंट को, संविधान, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिशन देता है कि आप एक काम कर सकते हो। क्या आप काम ये करोगे कि अगर आपको किसी देखो कोई अगर धर्म के अंदर कोई प्रैक्टिस चल रही हो, कोई प्रथा चल रही हो, कोई प्रथा ऐसी हो जो कि कुरीति वाली हो, अच्छी चीज नहीं हो, तो सरकार उसमें इंटरवीन करे, सरकार उसको बैन करे। जैसे क्या? जैसे चाइल्ड मैरिज, जैसे हमारे यहां और बताऊं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा समझ में आता है क्या होता है? सती प्रथा मतलब एक विधवा औरत जिसका अभी अभी पति की डेथ हुई है, उसको विधवा औरत को बोल दिया कि तू भी बैठ चिता पे, उस अपने पति की चिता पे। ये कौन सा धर्म है? तो अब क्या हुआ, हमने कहा ये सब कुरीतियां ये सॉल्व कैसे होंगी? ये धर्म तो नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो सरकार सॉल्व करेगी। सरकार ने एक सिग्नेचर किया, और सरकार ने, उस समय तो इंग्लिश सरकार थी, जो इनकी ब्रिटेन की संसद वो थी अपनी, इनके साहब गवर्नर जनरल साहब थे, तो उन्होंने एक सिग्नेचर किया, लॉ बनाया, एबॉलिशन ऑफ सती। आज से कोई सती प्रथा नहीं जलाएगा। और देश में उपद्रव हो गया, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम तो बाहर के क्रिश्चियन के लोग हो, तुम तो इंग्लिश लोग हो, तुम्हें थोड़ी आता है हमारे धर्म। सरकार ने कहा मारेंगे बहुत ज्यादा, अगर किसी ने भी सती जला दी अंदर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और देखो ब्रिटिश पुलिस बहुत मारती है, सोच लेना फिर क्या क्या कहां मारेंगे तुमको। और विडो रीमैरिज एक्ट ये भी और लेके आए कि अगर कोई विडो है, कोई विधवा है, उसका रीमैरिज भी करवाते हैं। रुक जाओ, ठीक है? ऐसी वजह से क्या हुआ, हमने कहा ये जो पॉलिटिकल एक्शन हुए हैं, ये पॉलिटिकल एक्शंस ना ही गलत हैं, ना ही इलीगल हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रहे हैं? ये इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। किसको? सब रिलीजन्स को दे रहे हैं, साथ ही ह्यूमैनिटी का। दे कीप ह्यूमन राइट सेफ, दे कीप ह्यूमैनिटी सेफ फ्रॉम कम्युनलिज्म। फ्रॉम कौन से कम्युनलिज्म? अभी इसकी आगे बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है? यानी ये जरूरी है, कभी कभी सरकार का इंटरवेंशन इन रिलीजन इज नेसेसरी, इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है? हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमने कहा अब बताओ कम्युनलिज्म पे चलते हैं, ये तो अलग कहानी चल रही है। हमने कहा कम्युनलिज्म सबसे बड़ा एग्जांपल ये बैठा हुआ है, नॉर्दर्न आयरलैंड। एक ही धर्म के दो सेक्शन अलग अलग लोग आपस में लड़ मरे,
और इतने लड़ मरे कि जान पे बनाई 25-30 साल तक लड़ाई चलती रही। द ट्रबल्स हो रही थी इनके यहाँ पे। मतलब कि जब रिलीजन आइडिया बन जाए कि अब यही नेशन है, वरना कोई और नेशन नहीं, हम खाली और खाली या तो भैया अपने धर्म की बात करेंगे, किसी और धर्म को मानते ही कुछ नहीं जानते, हमें नहीं मतलब कोई और से, हमारा धर्म है वो ही सुपीरियर है, हमारा जो धर्म है वो हम बाकी किसी और की डिमांड को अपोज करते हैं, कोई और धर्म का कुछ और मांगे तो हमारा जो सरकार है, सरकार भी हमारा साथ दे रही खाली और खाली हमारा धर्म के लिए। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में याद है ये दो दीदियां, ये इनकी फोटो याद है, इनमें से एक सिंगलीज है, इनमें से एक तमिलियन है। तो जो सिंगलीज लोग थे उन्होंने कहा हम सरकार में आ गए, हम जीत गए, और सरकार में हम आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ पे क्या चलेगा, ओनली बुद्धिज्म चलेगा, कोई दूसरा धर्म नहीं चलेगा, ओनली साली जितने भी सारे हमारे जो हमारे ये होते हैं बुद्धिज्म, जो हमारे टेम्पल हैं वो बचे रहेंगे, बाकी को तोड़ दो, हटा दो, जो भी देखो जो भी सिंगलीज लैंग्वेज बोलेगा उसे ही मानेंगे हम। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेट की पावर, स्टेट ने ऐसे कानून बना दिए, ऐसे लॉ बना दिए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि एक रिलीजन डोमिनेट कर रहा था दूसरे के ऊपर, वन रिलीजन इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर, मतलब कि सिंगलीज दीदी जो है वो तमिलियन दीदी के ऊपर भारी पड़ गई, ऐसा हुआ। हमने कहा ये तो प्रॉब्लम बहुत भयंकर हो गई। हमने कहा प्रॉब्लम आई कैसे, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब रिलीजन इन पॉलिटिक्स कैसा हो, एक्सक्लूसिव हो और पार्टिजन हो। ये क्या हुआ सर, ये क्या वर्ड आ गया यहां पे, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कि क्या है, मेरा रिलीजन के अलावा मेरी कोई और ओनली रिलीजन आइडेंटिटी है, मेरी कोई और आइडेंटिटी है ही नहीं। ले साहब जीत गए, काम खत्म। मैंने कहा रिलीजन के आगे मैं कोई बात ही नहीं सुनूंगा किसी और की भी। जब मैंने कहा पार्टिजन मतलब होता है कि मैं एक तरफा हो चुका हूं, मुझे दूसरे की बात माननी नहीं, सुननी नहीं, मेरी रिलीजन को मानने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं इसी के साथ हूं। पार्टिजन मतलब होता है, मतलब कि साइड चुनना, साइड लेना, ठीक है, टू टेक अ साइड। जब मैं कोई साइड ले रहा हूं किसी तरफ, मतलब मैं उस तरफ हो चुका हूं और दूसरे की बात सुनने के पक्ष में हुई नहीं, मैं मुझे माननी नहीं किसी की बात, कोई बोलता रहे बोले जाए भाड़ में, नहीं मानूंगा मैं। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया, मैंने पार्टिसन तरीके से एक तरफा होके मैंने एक्सक्लूसिवली अपने रिलीजन की बात करी और मैंने कहा मुझे और कोई बात माननी नहीं है। दैट बिकम्स कम्युनलिज्म, ये होता है एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है। अब ये जब कम्युनलिज्म आ गया, कम्युनल पॉलिटिक्स जब आ गई, कम्युनल पॉलिटिक्स आने से भैया फिर तो हो गया, अब नहीं मानने वाले लोग, अब लोग कह रहे हैं हम तो खाली अपने की बात करेंगे, हमसे कोई दूसरी बात मत करना। मतलब कि हम एक धर्म वाले लोग हम एक साथ रहते हैं क्योंकि हम एक साथ ही सोचते हैं, एक ही तरह की हमारी भावना है, हम नहीं मान सकते कि दूसरे धर्म के लोग भी हमारे साथ रहते हों। जैसे कहां, यहां, जैसे सिंगलीज लोगों ने कहा कि वो जो दो दीदियां थी, तो उनमें से पिंक वाली दीदी ने कहा कि जो साड़ी वाली दीदी हैं वो कोने में रहे, ऊपर रहे, या तो वो हमारी, या तो हमसे झुक के चलें, नहीं तो भग जाए यहां से। इसका मतलब है क्या होगा, डिफरेंट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, साथ में रहेंगे ही नहीं एक सोसाइटी में, मार देंगे, मार डालेंगे एक दूसरे को, अब बहुत मारेंगे। इसका मतलब है जब 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 कोई भी, अब एक श्रीलंका है, आइलैंड नेशन है, इतना सा आइलैंड नेशन है, इतना सा इत्तू बराबर, ये कितना बड़ा एरिया है श्रीलंका का, चलो खैर जितना भी है। तो अब क्या हुआ, इतना सा आइलैंड नेशन है, सब इसमें रहते हैं, हम एज ए नॉर्थ इंडियन, हम एज ए साउथ इंडियन, हम एज एन इंडियन, हम क्या कहते हैं, ओ श्रीलंकन चल बॉलिंग करा। मतलब क्या है, मतलब हम क्या देखते हैं श्रीलंका को कि तुम सारे श्रीलंकन हो, ठीक है। तो तुम सब में कॉमनैलिटी है कि क्या, कि तुम सब एक आइलैंड नेशन के हो, तुम सब श्रीलंका के हो। लेकिन इनके अंदर जो कॉमनैलिटी है, इनको लगता है कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ये तो सुपरफिशियल है, हम श्रीलंका के भले ही हो, लेकिन हम उसके अंदर तो बहुत डिफरेंस है हमारे अंदर। तो हमको खाली बस ये मत मानो कि हम एक आइलैंड नेशन में रहने वाले हैं, हम तो आपस में लड़ मरते हैं। कैसे, हम तो लड़ाई करते हैं, लड़ाई कर रहे हैं ऐसी ऐसी कि एक दूसरे को काट डाल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमने देखा कि जो भी हमारी कम्युनिटियां हैं वो आपस में रहना नहीं चाह रही साथ में, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। वो भले उनमें कुछ सोशल कॉमनैलिटी हो कि एक ही तरह से रहते हैं दोनों लोग अपने, देखो चाहे सिंगलीज हो चाहे तमिलियन हो, मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन नहीं मानते, धर्म अलग है, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, कुछ सुनेंगे ही नहीं। चलो, इसका मतलब है प्रॉब्लम ये आ गई। प्रॉब्लम ये आती है जब कम्युनिज्म एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए। इसका मतलब है कि अब क्या हो रहा है, ये जो कम्युनिटीज है ये एक साथ रह ही नहीं पा रही। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी कांट लिव टुगेदर पीसफुली, एंड वन ऑफ द टू आउटकम्स विल हैपन। क्या, या तो एक कम्युनिटी जो डोमिनेट कर जाए दूसरी को, जीत जाए, बड़ी वाली कम्युनिटी जीती जाए कि अब तुम झुक के रहो नहीं तो भगो यहां से, और दूसरी वाली सोचे कि ठीक है फिर भग ही रहे, जा ही रहे फिर यहां से, क्या करें जब तुम जीने दोगे नहीं, तुम मरने दोगे नहीं, तो जाएं फिर, छोड़ें यहां से, काम करें अपना, खत्म करें, किस्सा अपना सारा समेटे चले जाते। ये कहां हुआ था, ये हुआ था, ये कहां हुआ था, पार्टीशन हुआ था, यही हुआ था, ठीक है। ये एक बवाल होता है कि अच्छा, मतलब कम्युनिज्म इतना ज्यादा गंभीर मुद्दा हो गया है कि अब लोग मानना नहीं चाह रहे। अब जो कम्युनिज्म का आइडिया इसीलिए खराब है, आइडिया खराब इस वजह से भी है, पहली बात तो समझो ये,
कम्युनलिज्म जो होता है, कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म मतलब ये है कि मैं अपने धर्म की मानूंगा, दूसरे धर्म की मानूंगा ही नहीं, कि दूसरा धर्म कुछ भी कहता रहे, कोई मुझे सुननी नहीं किसी की बात। अब एक लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, अगर वो एक रिलीजन का है, कोई दो लोग, पीपल ऑफ सेम रिलीजन, उनके अपने भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट उनके स्टैंड होंगे। हो सकता है पर्सन रिच हो सकता है पर्सन पुअर हो सकता है पर्सन एक धर्म के हैं सब लोग, लेकिन ना हर चीज पर सेम नहीं है वो लोग। उनके रोल, उनके स्टैंड, उनकी पोजीशन, उनकी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट, एज पर द कॉन्टेक्स्ट चेंज होती रहती है। नहीं मानेंगे हमारे भैया, तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है, मेरा एस्पिरेशन अलग है, दोनों हम तुम हिंदू हैं, लेकिन मुझे क्या जरूरत है, मेरे जिला में हॉस्पिटल चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हारे जिला में, तो भाई तुम्हें चाहिए स्कूल या कॉलेज जो भी है, तो हम दोनों धर्म सेम है, लेकिन हमारे मुद्दे, हमारी जरूरतें सेम नहीं है, हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। तो मतलब कम्युनलिज्म की भावना, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म इज अ फ्लॉड आइडिया, इज अ वेरी वेरी बेवकूफ आइडिया, ठीक है। इवन इफ देयर इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द पीपल, मान लेते हैं लड़ाई हो ही जाए कि ना ना ना, हिंदू हिंदू ही होता है, मुस्लिम मुस्लिम ही होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, दैट मीन्स इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने उस रिलीजियस कम्युनिटी में रहने वाले मल्टीपल लोगों की आवाज को हमने दबा दिया, सप्रेस कर दिया। हमने कहा अब तुम बाद में करना अपने स्कूल की बात, हमसे अभी मत करो, अभी पहले बात करेंगे दूसरी, अभी अभी तो बात होगी जंग की, लड़ाई की, ये होगी, उसकी उसकी। मतलब क्या हो रहा है कि कम्युनलिज्म में प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मल्टीपल तरह के लोग होते हैं जिनकी अपनी जरूरतें अलग अलग होती हैं, महिलाओं की, मेन वेमेन की अलग अलग होती है, मेन वेमेन इनकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट अपनी देखो सोच होती है, अधिकार होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। सब लोग को अपना अपना लग रहा है कि यार मुझे, मेरे लिए नहीं है इतना बड़ा धर्म का प्रॉब्लम, मेरे से पहले मुझे चाहिए मेरे घर के सामने से कूड़े का ढेर हट जाए, क्या क्या है, मैं इसमें क्या करूं। तो अब इतनी किसी की जरूरत हो सकती है, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, चलो इस वजह से कम्युनलिज्म जो है ये बेकार चीज है। देन कम्स द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब कि हमें पॉलिटिक्स में तो देखना है इस चीज को कि कैसे आ रहा है। देखो अभी हमने देखा जेंडर का बायस, कि जेंडर ने कैसे कैसे पॉलिटिक्स में अपना इंटरवीन किया, लड़कियों ने सशक्तिकरण के द्वारा अपने अपनी सीटें पाली। अब देखो हमारे पॉलिटिक्स में हमारा जेंडर कितना ज्यादा नहीं सॉरी, हमारा कम्युनलिज्म अपना अपने को कितना कितना भूमिका निभाता है, बहुत डे टू डे बेसिस पे। आप जब इंस्टाग्राम के कमेंट्स देखते हो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम के कमेंट्स नहीं पता हो। इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में हर जगह पे आप क्या देखते हो, आप कमेंट्स देखते हो, है ना। और कमेंट्स कभी कभी ऐसे होते हैं जो भद्दे होते हैं, गलत कमेंट्स होते हैं ना। डे टू डे लाइफ में ऐसे बिलीफ लोगों के मन में आ गए हैं कि अरे ये तो इस धर्म का है, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो ये बोलता है, ये कहता है, ये मानता है। तो मतलब ये क्या है, ये प्रेजुडिस है, ये पहले से ही आपके मन में सोचे हुए एक विचार है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने पहले ही मान लिया है। रूटीन प्रेजुडिस है, आपने स्टीरियोटाइप कर दिया है। आप ऐसे किसी को देख रहे हो किसी निगाह से, कह रहे तो दूर हटो दूर हटो, ऐसी वाली जो भावना होती है, दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। दिस इज कॉल्ड कि आपने अपने मन में एक बना लिया है कि साहब मैं तो ऐसे ही सोचूंगा और मैं यही मानता हूँ, सच यही सच है, और मेरा जो धर्म है सुपीरियोरिटी ऑफ ओन्स ओवर अदर रिलीजन, कि मेरे धर्म से ऊपर किसी का धर्म नहीं है, मैं ही बेस्ट हूं। ओके भैया ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉलिटिक्स में क्या आती है सबसे इन्वॉल्व, ये होती है पॉलिटिकल डोमिनेंस। वही दीदियों वाली लड़ाई। तो ये दीदियों में से एक दीदी हमारी सिंगलीज है, एक दीदी हमारी तमिल है। लड़ाई हो गई, लड़ाई किस बात की हो गई, हम ज्यादा है हम जीत गए, बस इतनी लड़ाई थी, जीत गए। तो अब जब जो कम लोग थे, तमिलियन कम लोग थे, उन्होंने कहा यार तुम जीत के तो खुश तो रहो, कि खुश तब रहेंगे जब तुम चुप हो जाओगे, कि हम तो चुप ही हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, हम तो इतना कह रहे हैं साहब हमें तो स्कूल दे दो, हमें हमारे कॉलेज दे दो, हमें हमारे हॉस्पिटल दे दो, हमें हमारी सड़कें दे दो तमिलियन एरिया में, नहीं देंगे जाओ भगवान से। तो अब ये क्या हुआ, मतलब कि मेजोरिटेरियनिज्म हो गया, मतलब कि जो जिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, कहां गया श्रीलंका का मैप, पीले वाले ज्यादा हैं, ब्राउन वाले कम हैं, तो पीले वालों ने कहा हम जीत गए। हमने तो इन्होंने कहा जीत के जाओगे करोगे क्या, रहेंगे तो साथ में ही, कि नहीं साथ में नहीं रहना, तुम्हें भगाएंगे हम। अच्छा ठीक है भाग भी लेंगे, चलो हमें अलग होने दो, हमें बिल्कुल पूरा अलग देश ही कर दो इसको पूरे को, नहीं ये भी मंजूर नहीं है, ये भी नहीं होने देंगे। तो मतलब क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म में प्रॉब्लम ये है ना तो वो सुनना चाह रहे हैं छोटे भाई की बात, ना वो इसके लिए राजी हैं कि सेपरेशन के भाई सेपरेशन ही हो जाए, देश अलग ही हो जाए, तो दोनों में राजी नहीं है। लो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अब ये देखो, मोबिलाइजिंग पीपल, जब लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि लड़ाई करनी है साहब, चलो हथियार उठाओ, ये करना है वो करना है, और वोट देना है हमको, इमोशन उनके सारे सिंबल के आधार पे, और हम उनसे कह रहे हैं साहब आपको वोट देके जिताना है अपने धर्म को। तब मतलब हमने क्या किया, हमने सेक्रेट सिंबल्स, जो हमारे पवित्र सिंबल होते हैं, जो हमारे कई सारे रिलीजियस हमारे कई लीडर्स होते हैं, कोई साधु संत होंगे, कोई मौलाना होंगे, कोई पादरी होंगे, देखो किसी चर्च के कुछ होंगे,
फादर होंगे, उनको हमने इमोशनली उनको सबको बुला के मास में रैलियों को हमने संबोधित किया, लोगों को संबोधन किया, लोगों से कहा कि सबको वोट देना है, सबको धर्म के नाम पे वोट देना है, ये करना है, वो करना है, या डरा धमका के किया, जैसे यूएस में हुआ था कि वन नेशन अंडर गॉड इनडिवाइजिबल। देखो इसमें देखो क्रॉस बना हुआ है, यूएस का जो झंडा है उसका इन्होंने वो बनाया है क्रॉस वाला, जो इसका जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है, ठीक है, सेक्रेड क्रॉस होता है। तो अब क्या हुआ, मतलब कि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हुई है। प्रॉपर लोगों को इमोशनली बोला गया कि हम आपके इमोशन को अपील कर रहे हैं कि यू हैव टू चूज बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। मतलब कि ओ अच्छा, मतलब कि लोगों को मोबिलाइज किया गया है कि हाँ इंपॉर्टेंट हो गया, मैटर बड़ा हो गया। नाउ चलो आगे कम्युनलिज्म में, ये हो गया वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जब ये बवाल हो जाए, ये बवाल देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये बवाल हो रहा है, ये किस बात का बवाल है, ये धर्म के नाम पे लड़ाई हुई है, और लड़ाई ऐसी हुई है कि आगजनी हो गई है, वायलेंस हो गई है, रायट हो गए हैं, मैसेकर हो गया लोगों का। इंडिया पाकिस्तान तो ये दंश झेल चुका है, कब का देखो जरा फोटो, ये 1947 जब आजाद हुए थे, जब उस समय पार्टीशन हुआ था, और इतने ज्यादा लोग 30 लाख के आसपास लोग इधर से उधर ट्रांसफर हुए थे, देख रहे थे हम सब होता हुआ। हमारे आपसे जरा पूछना जरा आपने किसी के देखो कोई अगर दादाजी हों या अगर कोई नानी जी हों, कुछ लोग हों, उनसे एक बार पूछना जरा कि क्या हुआ था उस समय पे, अगर वो हुए तो बता पाएंगे कि क्या देखा था इन लोगों ने उस समय। देन कम्स इंडिपेंडेंस, आजाद हुए, फाइनली जीना शुरू किए, आगे बढ़ना शुरू किए, लो आगे प्रॉब्लम, आगे भी लार्ज स्केल कम्युनल क्लैशेस होते ही रहे। पुलिस हमारी देखते हो आप कहीं ना कहीं अखबार में, या आप कहीं ना कहीं इसमें अपने इसमें यूट्यूब पे अपने अपने देखो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे आपको न्यूज़ आती होगी कि अच्छा आज यहाँ कुछ 144 लग गई है धारा, आज जो है कर्फ्यू लग गया है, आज जो है कुछ और आगजनी हो गई है, कुछ और वायलेंस हो गई है, कुछ भी हो गया है। सो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जो क्या होता है, कम्युनल वायलेंस हो गई, लड़ाई ही हो गई एकदम, ये तो एकदम बाप रे बाप। नाउ हमने कहा सोल्यूशन बताओ सर, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यहाँ है। सोल्यूशन क्या है? जो आपको ये लोग दिख रहे हैं, कौन लोग हैं ये? कौन है ये बीच में जो बैठे हैं हमारे सबसे बड़े नाम हैं ये? इनके इनके पास इतनी डिग्रियां हैं जितनी जितने हमारे नाम के अक्षर होंगे, उनसे 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 ज्यादा तो इनकी डिग्रियां होंगी, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक है, कौन है डॉक्टर साहब ये? इनका नाम जरा बताओ मुझे। ठीक है, इन लोगों ने हमारा संविधान रचा था। अब क्या हुआ, हमारा संविधान रचने वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ये लोग, इन्हें पता था कि ये बहुत बड़ा नाटक है। ये जो हमारा कम्युनलिज्म है, दिस कम्युनलिज्म हैज टू बी सॉल्व्ड, हैज टू बी इरेडिकेटेड, हैज टू बी कॉम्बैटेड। इसको जीतना नहीं देना है कम्युनलिज्म को। मतलब कि कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि है, इसकी वजह से हम क्या करें, हमने बोला हम बना रहे हैं अपना एक सेक्युलर स्टेट, हम बना रहे हैं ऐसा स्टेट जिसमें कि हम सब एक हैं, जिसमें हम सब बराबर हैं। हमारे स्टेट का, हमारे इंडियन स्टेट का, पूरे इंडिया के स्टेट का, यहां पे स्टेट मतलब कोई स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका, ये नहीं है। यहां पे इंडियन स्टेट एज अ होल, यहां इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन नहीं। जैसे हमने देखा वहां नीचे श्रीलंका के यहां पड़ोस में, हमने देखा जो हमारे रूल करके गए हैं, इन सब के यहाँ क्या क्या है, अपने अपना ऑफिशियल रिलीजन है। क्या धर्म इनके यहाँ क्या है? यहाँ पे देखो क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे इस्लाम है, यहाँ पे अपना इनका देखो अपना बुद्धिज्म है। तो इन देशों, अभी बांग्लादेश भी हो गया वहां पे, ठीक है। हमारे संविधान ने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे नो स्पेशल प्रिविलेज, नो स्पेशल स्टेटस, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पे संविधान खुद ही से आजादी देता है हम सबको, क्या करने के लिए? हमें जौन सा भी रिलीजन फॉलो करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोपोगेट एनी फेथ, प्रोफेस एनी रिलीजन, एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग। तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए, तुम जाके सिख बन सकते हो, तुम सिख धर्म में पैदा हुए मुसलमान बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, सब अलाउड है। हमारा संविधान रोक नहीं सकता आपको, संविधान नहीं रोकेगा। हाँ, हो सकता है आपके परिवार वाले कहेंगे अरे क्यों कर रहा है सब, ऐसा मत करे बेटा, यहीं रहे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। मतलब कि आपको अगर सरकारी नौकरी में आना है, बाद में आपको आईएएस बनना है, कोई आपको इसलिए मना नहीं करेगा कि अरे आप हिंदू धर्म के हो, अरे आप मुस्लिम धर्म के हो, अरे आप क्रिश्चियन हो, अरे आप ये हो, नहीं, इसलिए कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, हमारे संविधान में डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो मना है ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इट इज प्रोहिबिटेड, नहीं हो सकता है। चौथी बात, हमारा संविधान कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हमने जो पीछे देखा था, हमने जो बोला था कि इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए और ह्यूमन राइट्स को संजोने के लिए, हमने जो भी पीछे दो प्रैक्टिस देखी थी ना, कौन सी वाली दो प्रैक्टिस, उनको जो बैन किया गया था। अभी देखो आप, हमारे इसी ताकत की वजह से हमारी सरकार ने क्या किया था, ट्रिपल तलाक कानून पास किया था कि ट्रिपल तलाक अवैध है, ट्रिपल तलाक गलत है, नहीं हो सकता। महिला को, किसी पत्नी को आप खाली 3 बार ऐसे बोल बोल के ऐसे ऐसे नहीं बोलोगे कि ट्रिपल तलाक, तलाक 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 आउट, नहीं, ये नहीं कर सकते आप। यानी कि सरकार ने इंटरवीन किया धर्म के अंदर और बोला कि नहीं अलाउड हो सकता, निकाह हलाला, ये सारी चीजें सब बैन रहेंगी, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, यानी ये सेक्युलरिज्म का फीचर है हमारे यहाँ। यानी कि जो सेक्युलरिज्म है वो किसी एक आदमी का आइडिया नहीं है, किसी एक पार्टी का भी आइडिया नहीं है,
ये हमारे नेशन का आइडिया है, ये हमारे भारत का विरासत है, ये हमारे भारत का फैब्रिक का फाउंडेशन है, जो हमारे देश का सोशल फैब्रिक है, हमारे देश का जो सोशल हमारा जो धागा है, ये उसका एक अंश है। ये उसके बिना नहीं हो सकता हमारी कल्पना, हमारी स्टेट की, हमारे इंडिया की। अब जो हमारी कम्युनलिज्म है, ये कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद जो होता है, इट्स नॉट जस्ट सम पीपल। अगर कम्युनलिज्म है कहीं पे, तो वो कुछ ही लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, वो होल ऑफ इंडिया को परेशान कर रहा है। हमें उसको टैकल करना है। इसके लिए कम्युनलिज्म नीड्स टू बी फॉट, नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, नीड्स टू बी डिफीटेड, एवरीथिंग, हर हाल में। हम नहीं होने देंगे। हमारा संविधान कहता आया है कि मैं तो हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, संविधान तो सेक्युलर है, पर संविधान को अपनाने वाले, संविधान को फॉलो करने वाले, संविधान के नीचे रहने वाले लोग, हमारे देश की प्रजा, आपको क्या होना पड़ेगा? आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। आपको कोई भी प्रेजुडिस, कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी तरह का स्टीरियोटाइप आप नहीं करोगे। आप कोई भी तरह का, अगर कोई कर रहा है तो आप उसको काउंटर करोगे। अगर कोई व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है किसी के धर्म का, तो आप जाके उसको पलट के बोलोगे कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुम नहीं होने दोगे। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को भी हम काउंटर करेंगे, तब जाके हम क्या कहलाएंगे? इंडियन। देखो इसमें इंडियन, देखो देखो इसमें कैसे कैसे लिखा है, आई एम सिख, हिंदू, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, जो भी है, आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम टोटली इंडियन। समझ में आई बात? ये जरूरी है सेक्युलरिज्म के लिए। चलो, क्लियर हो गया। अब जब ये समझ में आया, हमने कहा सर मैटर एक और है। मैटर क्या है? कास्ट। ये भी तो प्रॉब्लम, एक डिवीजन है। दुनिया भर के डिवीजन में हम देख रहे थे, दुनिया भर में होता है जेंडर के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव। हमारे यहाँ पे एक यूनिक सिस्टम और एक है, कास्ट डिवीजन। लो, फंस गए। कास्ट डिवीजन क्या है सर? कास्ट डिवीजन में हमारे यहाँ देखो, ऐसे मानो आप इसको, आपको अगर थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री पता ही होगी कि जिस तरीके से लोग क्या क्या काम करते थे, उसके हिसाब से उनके कुछ वर्ण सेट हो गए थे कि अच्छा आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो इसका मतलब क्या है? इस वजह से क्या क्रिएट हो गई? सोशल इनइक्वालिटी, बराबरी नहीं रही, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, सोशल इनइक्वालिटी हो गई है। मतलब बैलेंस टेढ़ा हो गया है, ऐसा हो गया है। समाज का एक हिस्सा पीछे चला गया है, एक हिस्सा ऊपर आ गया है। जो ये हिस्सा जो ऊपर नीचे हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ जो प्रोफेशन, जो काम, जो ऑक्यूपेशन जो हमने ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो हमारे यहां वर्णों का जिक्र है, हमारे यहां पे उस देखो वर्णों में क्या है, जनरेशन टू जनरेशन। हमारे यहां पे उसकी वजह से क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में एक बड़ा फॉर्म ले चुका है, वो क्या है? कास्ट। हमने कहा इसको सॉल्व करना है। तो एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कास्ट, सॉरी, ये जो डिवीजन है, इसको हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम। फर्क आ गया समझ में? एक हेरिडिटरी, यानी हेरिडिटरी समझते हो क्या होता है? अनुवांशिक, यानी मैं अपने औलाद को, औलाद अपनी औलाद को, औलाद अपनी औलाद को, क्या हेरिडिटरी मतलब विरासत के रूप में, अनुवांशिक फॉर्म में। ऑक्यूपेशनल जो डिवीजन बट रखा है कि मेरा बेटा यही करेगा, तुम्हारा बेटा वही करेगा, तुम्हारा बेटा वही करेगा, तुम्हारा बेटा वही करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ है? एक कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया है। ये डिवीजन आया कैसे कि मेरा काम मैं ही, भाई ये यही करेगा, मेरा बेटा ही करेगा, तुम्हारा काम तुम्हारा बेटा ही करेगा। ये आया बिकॉज ऑफ रिचुअल, कस्टम्स, ट्रेडिशन, आपस की बन गई प्रथा। हाँ ठीक है, तुम्हारा बेटा है तो तुम ही कराना उससे काम, तुम्हारा बेटा तो तुम उनसे ही कराना, मेरा बेटा तो मैं उससे यही काम कराऊंगा। ये सब क्या हुआ है? ये सब कोई लिखा पढ़ी तो कहीं है नहीं। तो इसका मतलब है ये सब आया है रिचुअल कस्टम से, बस खाली प्रथाओं से आ गया है। जब हमने कहा सर ये तो कम्युनिटी इससे तो एक साथ रहेगी अपने में, और वो कम्युनिटी कभी बाहर की तरफ झांकेगी नहीं। मतलब क्या है? कम्युनिटी, दे आर लिविंग टुगेदर। ये सारे लोग जो एक ही तरह के प्रोफेशन में जी रहे हैं, एक ही तरह का खा रहे हैं, एक ही तरह का पी रहे हैं, एक ही तरह के गांव में रह रहे हैं, दे लिव टुगेदर, दे ईट टुगेदर, दे स्लीप टुगेदर, दे मैरी अमंग ओनली देमसेल्फ, दे टुगेदर, दे आर टुगेदर, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? एक्सक्लूजन। समाज के बाहर हो गए, समाज का हिस्सा ही नहीं बनने दिया। गांव से बाहर रहो, चलो दूर रहो, यहां से दूर रहो, यहां से जाओ, हटो यहां से। ये डिस्क्रिमिनेशन आ गया है। और हमने बनाया कि एक ऐसा विकराल रूप जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आउटकास्ट ग्रुप हो गया। ये मतलब ये समाज का वो हिस्सा है जिसको हमने समाज में आने नहीं दिया है, और समाज का हिस्सा आउटकास्ट रह गया है। ये मीनियल काम कर रहा है, छोटे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है ऐसी ऐसी जो कि ऐसे मानी जाती है, अरे हाँ ये कोई जॉब होती, ये होती, वो होती, ऐसी करके बातें होती थी। ठीक है। अब देखो, आप पे 4 फोटो, ये 4 फोटो अपने आप से सब कुछ क्लियर कर दे रही है कि एक हिंदू है, नहीं सॉरी, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्रा है। दैट मीन्स क्या है? ये 4 वर्ण हो गए हैं। अब इसमें से एक वर्ण को बोल दिया गया कि तुम आउटकास्ट हो। बाकी सब धर्म अपने आप से, देखो ये बाकी सारे के सारे जो अपने वर्ण हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, और इनको बोला गया कि तुम जो सबका काम कर रहे हो तुम ही सबसे कमजोर हो। ये हो गया। दे आर सब्जेक्टेड टू वेरी वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। कौन सी प्रैक्टिस? अनटचेबिलिटी की। क्या हो रहा है उनके साथ? सब उनको कुएं से पानी निकालने दिया गया,
उनको कभी मेन रोड पे चलने नहीं दिया गया, तुम साइड में चलो, पीछे चलो, उनको ऐसे करके बोलते थे। तो ये सब की वजह से क्या हुआ है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया। ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है। अब ये टिपिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो कहीं से तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे इसको, कैसे इसका सोल्यूशन आगे करें, कैसे करें इसको। पुराने लोग हमारे, जिन लोगों ने मेहनत करी, जिन लोगों ने, जैसे हमारे पेरियार जी है ना, जैसे हमारे, और कौन कौन नाम बताओ सबसे बड़े नाम इसमें, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सारे के सारे लोग हैं, ये सारे के लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये सारे के सारे लोग, राजा राममोहन रॉय जी, सारे के सारे लोगों ने कास्ट के लिए बहुत कुछ बोला, बहुत के लिए बहुत कुछ लिखा। तो ये रिफॉर्मर क्या थे, ये बड़े बड़े लोग थे, तो जनता इनकी आवाज मानती थी, सुनती थी इनकी आवाज। और अंबेडकर जी तो खासकर, अंबेडकर जी हैं वो, अंबेडकर जी ने कह दिया कि जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जो आदमी धर्म में फंसा रहेगा, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने खूब सारी बातें बताई, धर्म हो, वर्ण हो, कास्ट हो, मैं इन सब से बिलीव नहीं करता, मैं इन सब पे नहीं मानता, टैगोर जी हो, सारे के सारे लोग, सबने सबने खूब बोला, खूब बताया। इसके बाद हमारा देश आगे प्रगति करता गया। हमारे देश में देखो सबका सब, देखो प्रगति हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, चीजें आगे बढ़ी, शहर खूब सारे बने, जब लोग पढ़ने लिखने लगे, इतनी ज्यादा देखो एजुकेशन पहुंच गई, और हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गई। मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कि इसका जो बेटा हो वो खाली यही काम करे, जो कोई और बेटा, वो कोई और काम भी चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो इनका बेटा खाली और खाली इन्हीं का पेशा फॉलो करे, जरूरी नहीं है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गई, मतलब हो सकता है मैं टीचर हूं, मेरा बेटा पायलट बन जाए, मेरा बेटा एंटरप्रेन्योर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बनना है उसका मन जो करे। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गई है। मतलब अब ये नहीं हो गया है कि मेरा बेटा सोल्जर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, जो मन करे बच्चे का, जो मन करे बच्ची का, अपना जो करना हो कर ले। तो अब साथ ही हमारे गांव में जो ये बैठते थे धन्ना सेठ, ये धन्ना सेठों की भी पहुंच कम हो गई। मतलब कि जो गांव में कई ज्यादा, आपको पता होंगे पुराने जमाने में, हो सकता है अगर किसी गांव में आज भी हो, वो आप बता सकते हो देख के कि हाँ गांव में जो है प्रधान जी का किसी का घर जो है बड़ा होता है, वो बड़े आदमी होते हैं, वो साहब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनके जो है 500 बीघा जमीन है उनकी, उनके परिवार के लोगों की सबकी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो पहले के जमाने में विलेज में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो बहुत ज्यादा पावर कंट्रोल करते थे, और जो भी मजदूर होते थे, जो किसान होते थे छोटे छोटे, उनकी जमीन हड़प लेते थे, उनसे कहते थे काम कर अपनी, यहाँ पे मेरे खेत पे काम कर, और वो बेचारा काम करता था। तो अब जब इनकी पहुंच कम हो गई इन लैंडलॉर्ड्स के, जब इनका सब काम खत्म हो गया, और मजदूरों ने कहा ओ चाचा तुम प्रधान छोड़ दो, अब तुम धन्ना सेठ नहीं हो उतने बड़े, पता है मैं संविधान आ चुका है, देश आजाद हो चुका है, तुमने कुछ बोला ना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, अब पुलिस उठा के ले जाएगी तुमको रात भर। यानी इन सब की तो पहुंच कम हो गई। ये जो हमारे धन्ना सेठ पीछे बैठा करते थे उस समय, बड़े बड़े एकदम ऐसे चौड़ में बैठते थे, एकदम अपने घर के आगे आंगन में, कहते थे पैर दबाओ मेरे। तो ये सब काम बंद हुए, लोग पढ़ने लिखने लगे, देश में प्रगति हुई किसी तरह, हमारे यहाँ शहर बनने शुरू हुए, हमारे लोगों ने कुछ भी काम धंधे अपनाने शुरू किए, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ भी, जो भी मन करे उसका। साथ में हमारे रिफॉर्मर्स, इनका भी योगदान शुरू से रहा है, तो हमारा समाज आगे बढ़ा। आज की तारीख में कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि शहरी एरिया में, अर्बन एरियाज में, जहां पे शहर होते हैं, उन शहरों में, ये शहर है ऊपर, ये गांव है पीछे का, ठीक है। तो शहरी एरिया में ज्यादा जनरली लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्या, कि तुम कहां खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, रेस्टोरेंट में, होटल में, क्या फर्क पड़ता है, कौन तुम्हारे सामने टेबल पे बैठ के खाया है, कौन तुम्हारे से पहले बैठ के खाएगा, तुम कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है भैया, थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम इतना तो है कि इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव तो नहीं है, कम से कम ये तो है, कम से कम संविधान ने इतना तो कर दिया। लेकिन साथ में सरकार को बोला गया कि तुम्हारा भी काम है भैया, सरकार पॉलिसियां बनाए, सरकार ऐसी ऐसी स्कीम बनाए, ऐसी ऐसी तरीके से स्कीम ले, एक्शन उठाए, जिससे क्या हो, जो इतने सालों की जो इनजस्टिस है, जो इतने सदियों की जो इनजस्टिस है, अन्याय हुआ है उन वंचित वर्गों के साथ, उनको हम सॉल्व कर सकें। लेकिन तब भी कास्ट सिस्टम अभी भी कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पाया है। हमारे यहां अभी भी कुछ कुछ आप देखोगे पुराने तरीके का सिस्टम का कुछ कुछ वर्जन अभी भी चलता है। जो पहला तरीका का ओल्डर सिस्टम था, उसका एक कुछ एस्पेक्ट, कुछ वर्जन आज भी है। जैसे क्या, मैरिज हम अपनी कम्युनिटी में करेंगे, हम अपने धर्म में करेंगे, हम अपने उसमें कास्ट में करेंगे, हम अनटचेबिलिटी भले ही पूरी तरह इरेडिकेट हो चुकी है लिखित में कहने को, थ्योरी में, लेकिन इन प्रैक्टिस कहीं कहीं होती है अभी भी। हमारे यहाँ पे जो इतने सदियों का जो इंजस्टिस हुई है, उसका परिणाम आज देखने को मिलता है। क्या, कुछ सेक्शन समाज का बहुत आगे है, कुछ सेक्शन पीछे है, बैकवर्ड है। इसका मतलब है एक अपर कास्ट बहुत ज्यादा घुस गई है इन द अर्बन मिडिल क्लास। ये क्या हुआ सर, इसका मतलब समझाओ पहले, ये क्या हो गया। मतलब इसका मतलब ये है, जो अर्बन मिडिल क्लास होती है, मतलब शहरी एरिया में रहने वाले, जैसे आप और हम, तो हम और आप कोई बहुत बड़े रईस तो है नहीं। अगर बहुत बड़े रईस होते तो हम पढ़ते ही क्यों 10th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए क्या करता, फिर तो छोड़ देते पढ़ाई, है ना। तो हम क्योंकि मिडिल क्लास है, हम क्योंकि शहर में रहते हैं, तो हम क्या हुए, अर्बन मिडिल क्लास, ठीक है। अब लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप डेटा उठा के देखोगे ना, तो कुछ ही अपर क्लास हैं, अपर कास्ट हैं, ऊपर की कास्ट, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। कहां पे,
इस मिडिल क्लास में। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं, देखो ये सब खड़े हुए हैं, ये अंकल लोग यहाँ बैठे हैं, तो पुराने अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे 1950, 1960, 70, 1980 में, तो उन दशकों में जो जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ हुई है कुछ अपर कास्ट में। और जो सदियों की इंजस्टिस की वजह से क्या हुआ है, कुछ सेक्शन समाज का बहुत पीछे रह गया है, कुछ सेक्शन आगे आ गया है। बस हम इसको देख रहे हैं। ओके सर, ठीक है। लेकिन जब ये समाज में आगे पीछे हो गए लोग, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिक्स शुरू होगी। पॉलिटिक्स क्या होती है, जब रिलीजन की तरह, जैसे हमने पीछे देखा था कम्युनलिज्म होता है, जैसे ही रिलीजन की तरह जब कास्ट भी किसी के लिए आइडिया बन जाए कि साहब ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे मुझे उसके आगे बात ही नहीं करनी, मैं मानूंगा ही नहीं किसी और की बात, कास्ट इज कास्ट ओनली, कास्ट के अलावा नो नो आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब है कि जो भी आदमी हैं एक कास्ट के, एक सेम कम्युनिटी के, जब वो एक ही तरीके से एक कास्ट लाइन पे सोचना शुरू कर दें और वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को साथ में जोड़ के अपनी कम्युनिटी के साथ के लोगों के साथ अपना रहना शुरू कर दें, तो अपने आप को खुद को उसी का हिस्सा माने, दैट मीन्स देन क्या हो रहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, कास्ट पॉलिटिक्स हो चुकी है, मतलब कि पॉलिटिक्स में कास्ट घुस चुकी है। अब लेकिन समाज में क्या चीज क्या है भैया, जो हमने पीछे आर्गुमेंट देखा था कि एक धर्म के भले ही लोग हों, रिच पुअर हो सकते हैं, मैन वुमेन हो सकते हैं, सेम तरह के धर्म के लोग हैं, सेम सेम आइडिया के, लेकिन सबकी जरूरतें अलग अलग है। ऐसे ही कास्ट में भी होता है, सेम आइडिया होता है, कास्ट आउटकास्ट, हमने बोल दिया कि कास्ट को बाहर करो, मतलब कि एक ही कास्ट के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भैया हमारी लाइफ में और भी आगे चीजें हैं जो कास्ट के बियॉन्ड हैं, जो कास्ट के आगे हैं। हमारे लिए कास्ट ना ही तो ओनली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। ये भी आर्गुमेंट है, ये सच है। इसको देख के लग रहा होगा कि अरे पॉलिटिक्स में कास्ट ही का सब कुछ हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट क्या एस्पिरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट डिफरेंट हर चीज, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, डिमांड, एस्पिरेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग इज नीडेड, जो भी चाहिए, जो भी हो, ठीक है। एस्पिरेशन हो गई, डिमांड हो गई, हर चीज हो गई, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है कास्ट, क्या करे, ठीक है भैया कास्ट है तो है, आगे बढ़ो उसके। नाउ चले आगे। अब हमारे पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे कैसे आती है, तो हमने देखा तीन तरीके से, हमें देखो पॉलिटिक्स में देखो कास्ट दिखती है, कैसे कैसे दिखती है। पहली बात तो जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन आए तुम देखना, कहीं भी किसी समय पे इलेक्शन देखना, तो पार्टीज का सबसे पहले का फोकस क्या होता है, ये इंश्योर करना, पहले ये पता लगाओ कि इस क्षेत्र में से इसमें यहाँ कौन सी कास्ट सबसे ज्यादा रहती है, जो कास्ट सबसे ज्यादा रहेगी उसी के हिसाब से हम कैंडिडेट को प्लेस करेंगे, उम्मीदवार को उसी तरह उतारेंगे, उसी कास्ट का उतारेंगे। या हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोगों को, पॉपुलेशन को उस कास्ट को समझाएंगे, देखो साहब तुम्हारे कास्ट का आदमी खड़ा किया, हम जिताना, इनको वोट देना, इनको सबको जाके सब कुछ करना है। सरकार के अंदर भी जब पार्टियां पहुंच जाती, सरकार बना लेती है, इलेक्शन खत्म हो जाए, इलेक्शन के बाद सरकार देखो जब पार्टियां जीत जाए चुनाव, उसके बाद भी ये कास्ट इक्वेशन लोगों को ध्यान में रहती है कि भैया कास्ट में रखना पड़ेगा, एक एक ओबीसी ले लो, हो एक एससी ले लो, एक एसटी ले लो, एक ये ले लो, एक वो ले लो, दैट मीन्स ये इक्वेशन चल रही है दिमाग में सबके कि ये जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप से ही कास्ट सेंटिमेंट्स पे कैंडिडेट्स को उतारती हैं और उनको अपील करती हैं मतलब जनता को कि वोट दो साहब अपनी कास्ट पे, चलो आगे वोट दो। लेकिन लेकिन पॉलिटिक्स में कास्टिज्म जो हुआ है, जो देखो जो हमारे जो कास्ट की जो एंट्री हुई है, वो बिकॉज ऑफ दीज टू फीचर्स, वो बढ़िया चीज है। क्या, वन मैन वन वोट, मेरा वोट और आपका वोट इक्वल है, चाहे मैं 25 साल का हूं, चाहे मैं 30 साल का हूं, चाहे 50 साल का हूं, चाहे आप भी ऐसे किसी उम्र के हो, 18 से प्लस सबका वोट देने का इक्वल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को कहते हैं। जो भी 18 प्लस है, अगर वो 18 प्लस है, वोट दे सकता है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर वो वोट दे सकता है तो उसके वोट की वैल्यू सबकी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, सबके वोट की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोग जागरूक हुए, लोगों ने कहा अब समझ में आया कि गेम ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, हम समझ पा रहे हैं, पीपल आर नाउ अवेयर एंड दे अंडरस्टैंड द गेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। ऐसे केस में जो कम्युनिटियां पहले जो आउटकास्ट हुआ करती थी, अब वो मेन स्ट्रीम में आ गई है, अब वो आ गई है गेम में। अब उन्हें समझ में आ गया कि अरे यार हमारे साथ तो इतना इंजस्टिस हुआ है, अब समझ में आया ना, सब लोग वोट देंगे, हर पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल है, आगे बढ़ो, इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन में जीतो, जियो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये तरीका होता है। इसका मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट के एक तरह के लोग कम्युनिटी के अपने लेके आते हैं और अपने देखो, अपनी देखो जो पार्टीज होती हैं वो फील्ड करती है कैंडिडेट्स को अपने अपने हिसाब से, और आगे बढ़ो। हमने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी तो है। खाली पॉलिटिक्स, आपको आप ऐसे सोचोगे तो आपको तो लगेगा कि साहब पॉलिटिक्स मतलब कास्ट ही कास्ट सारा का सारा। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कास्ट है और ये पॉलिटिक्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आइडिया मेरा कहने का है ही नहीं, ठीक है। ये आइडिया गलत है। आप सोचो कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, कोई भी सिटी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया, वहां कोई भी कास्ट मेजोरिटी में अगर हो, मान लेते हैं,
तो उस मेजोरिटी में क्या होगा, कैंडिडेट को अगर जीतना है तो मेजोरिटी में उसको क्या करना पड़ेगा, मोर देन वन कम्युनिटी उसको वोट चाहिए होता है। आप जिता लो किसी को भी कम्युनिटी को, आप अपने एक देखो, अगर एक एरिया में कुछ तरह के लोग ज्यादा हैं, एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, अब वो एक कास्ट के लोग ज्यादा हैं, अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो उस कैंडिडेट को 99% क्या चांस होगा कि उसको 2-3 कम्युनिटी का साथ चाहिए होगा, नॉट जस्ट सिंगल अलोन वन कास्ट, नहीं। अब पार्टीज भी देखो, आप कोई पार्टी कभी कह ही नहीं पाती कि साहब जो है ये कास्ट पूरी की पूरी मेरी है, हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं क्लेम कर सकते कि दे वन ऑल द वोट्स ऑफ दैट सिंगल कम्युनिटी, नहीं। कुछ लोग होते हैं वोट बैंक में, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मेरा इंटरेस्ट भले ही मेरी कास्ट का कैंडिडेट है पर मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं। ये होता है हमेशा। वोट बैंक का मतलब है कोई, अगर देखो, अगर ये लोग, अगर ये वोट बैंक है इन नेताजी का, तो दैट मींस हो सकता है नेताजी का तो ये जो अंकल हैं इनका बच्चा इनको वोट ना दे, बिल्कुल पॉसिबल है। वोट बैंक ओनली मीन्स लार्ज चंक ऑफ पीपल दे वोट फॉर दैट पार्टी, नॉट ऑल, नॉट ऑल, याद रखना, नॉट ऑल। जब भी आप देखो कि चुनाव हो रहे हैं, कोई नेताजी खड़े हुए हैं इलेक्शन में, अब जब इलेक्शन में खड़े हुए हैं नेताजी, तो इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि ये कौन सी कास्ट के हैं, क्या है। तो अब आप देखो जरा वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी ऐसा होगा, पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, जो भी पार्टीज हैं, सब ने सेम कास्ट का कैंडिडेट उतारा हुआ है, सेम कास्ट का, तो मल्टीपल कैंडिडेट्स हो गए एक ही कास्ट के। ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिटी का ऐसा व्यक्ति वोटर हो जो कहे मेरी तो कास्ट का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लो, नो कैंडिडेट पॉसिबल। ये भी तो सोचो ना, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक कास्ट का हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं माइनॉरिटी में रहता हूं इस शहर में, मैं माइनॉरिटी, मेरे जैसे कुछ 15-20 लोग रहते हैं, ठीक है, अब जो मेजोरिटी के लोग हैं, जो 80-90 लोग हैं, इन लोगों की कास्ट का व्यक्ति तो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, और सारी पार्टियां इन्हीं की कास्ट के ले रहे हैं, मैं तो, मेरे लिए तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, मेरा तो कोई साथी ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब मेरा कोई उम्मीदवार नहीं है। इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। सही बात। जब एमपी एमएलए हार जाते हैं, जो अक्सर होता ही है हमारे यहाँ पे, रूलिंग पार्टी के एमपी एमएलए जो भी होते हैं, जब लोग इलेक्शन हारते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि कास्ट सब कुछ नहीं है पॉलिटिक्स में। इट प्रूव्स कास्ट एलिजेंस इज नॉट फ्रोजन, कि कास्ट जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब पत्थर की लकीर है, कि पॉलिटिक्स में जो आपका व्यक्ति आप ही को वोट देगा, आपके कास्ट का व्यक्ति आप ही को वोट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है चेंज होता रहता है, चीजें हट जाती हैं, बदल जाती हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे अच्छा, सरकार हमको देखो, सरकार में हम नहीं रह पाएंगे, साफ बात है। तो इसका मतलब है पॉलिटिक्स में कास्ट डज मैटर, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले। जैसे क्या, मेरी हो सकता है, मेरी कास्ट से इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं, पर मेरी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब कि माई अटैचमेंट टू पार्टी इज मोर देन माई अटैचमेंट टू माई कम्युनिटी। अगर मेरी कम्युनिटी का कैंडिडेट है, वो पार्टी एक्स में है, पर मेरी लगाव है पार्टी वाई से, मेरी दोस्ती पार्टी वाई में है, पार्टी वाई को मैं ज्यादा मानता हूं, तो मैं पार्टी वाई की तरफ ज्यादा अटैच रहूंगा, भले ही मेरे जात का व्यक्ति हो, भले ही मेरी कास्ट का व्यक्ति हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा जब भी मेरे तरह के लोग, पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, दे ऑल्सो वोट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर रिच पुअर है, मैन वुमेन है, उनका सबका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, उनके सबके व्यवहार अलग अलग होंगे, उनके सबके तौर तरीके, डिमांड, एस्पिरेशन, आस्क, एक्सपेक्टेशन, हर चीज अलग अलग होगी। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए कि हमें चाहिए भैया सेफ्टी, महिलाओं को सेफ्टी चाहिए समाज में। और पुरुषों को क्या चाहिए? पुरुषों को चाहिए कि साहब अच्छी सड़कें हैं, वेल डेवलप्ड, ये वो फलाना ढिमकाना चीजें। ठीक है। तो सब चीजें अलग अलग हो, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। ऑल्सो खुद सरकार, तुम अगर काम नहीं करोगे, काय बात की कास्ट के तुम अपना अपना बिल्कुल ढिंडोरा पीट रहे हो, काय बात का तुम अपना कास्ट कास्ट कर रहे हो, तुम्हारे लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं रही, लीडर अब इतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, लोग देखते हैं यार 10 साल से इसको जिता रहे हैं, ये कभी इसने कुछ नहीं, एक रोड तक नहीं बनी, क्या फायदा ऐसे लीडर का, क्या क्या करेंगे ऐसे, हटाओ उसको। तो कोई कास्ट वास्ट का होने से क्या मतलब है? दैट मीन्स वोटर्स का डिसीजन अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ सरकार के काम एंड बिकॉज ऑफ उस नेता की पॉपुलैरिटी। दोनों चीजें हो गई। चलो, हमने कहा ये इंपॉर्टेंट था। हमने कहा एक बात तो ये हुई कि पॉलिटिक्स में कास्ट का घुसना। अब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का घुसना, देखो दोनों वर्ड सुनना ध्यान से, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दोनों चीजें हैं। कास्ट इज देयर इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है, कास्ट सिस्टम की वजह से पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा भूचाल होता है। उल्टा भी है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस कास्ट आइडेंटिटीज अ लॉट, पॉलिटिक्स की वजह से भी कास्ट में काफी उथल पुथल होती है। हेंस वी कॉल इट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। कास्टों का पॉलिटिसाइजेशन कैसे कैसे हम देखते हैं, एवरी कास्ट ग्रुप दे ट्राई टू एक्यूमुलेट नंबर्स, सारे के सारे कास्ट आप देखना, अगर कोई भी कोई जाति एक्स है, मान लेते हैं कोई जाति एक्स है ना, और इसके आसपास के गांव में कौन कौन रहते हैं, कोई वाई रहता है, कोई जेड रहता है, कोई ए रहता है,
कोई बी रहता है, तो क्या होगा, ये एक्स जो है ये कहेगा तुम एक काम करो, तुम वाई और जेड तुम मेरे साथ आ जाओ, है ना, तुम हम तीनों एक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हम हो गए बड़े, हम बड़े हो गए, अब हम डोमिनेट कर जाएंगे, अब हम जीत जाएंगे। अब हम क्या कर लेंगे, हमने स्ट्रेंथ बना ली है, हमने मर्ज कर लिया है सब कास्ट को या सब क्लासेस को, सब क्लासेस को भी, सब क्लासेस को, ठीक है, हमने इनको मर्ज कर लिया। इससे हमने क्या किया, इससे हमने स्ट्रेंथ, इससे हमने नंबर्स बना लिए, इससे हमने यानी कि पॉलिटिक्स ने इन्फ्लुएंस किया है कास्ट को। उल्टा हुआ है पहली बार, यहां पे उल्टा हुआ है। अभी तक कास्ट हो रही थी पॉलिटिक्स के अंदर, अब पॉलिटिक्स हो रही है कास्ट के अंदर। देखो उल्टा मामला। नाउ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दे एंटर इनटू नेगोशिएशन, दे ब्रोकर डील्स, डील्स करते हैं आपस में कि अगर हम सारे एक साथ हो जाएं तो ए बी वाई जेड सब एक साथ होते हैं, क्या पता हम एक्स को डिफीट कर दें। ये भी तो पॉसिबल है कि हाँ पॉसिबल तो है, सब एक तरह के तो रहने वाले लोग हैं, यही तो खाते पीते हैं, हमारे गांव में सबके खेत वेत सब यही हैं, एक ही तरह का खान पान है, एक ही तरह का मौसम है, क्या यहीं जीना मरना यहीं पे ही है, एक साथ हो जाते हैं सारे ए बी वाई जेड और एक्स को हरा देंगे। तो यानी कि क्या हुआ कि पावर पाने के लिए क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रही है, कोएलेशन हो रही है, कोएलेशन, कोएलेशन समझते हो क्या होता है, गठबंधन। ब्रोकर है, देखो डीलें ब्रोकर हो रही हैं, डीलें बनाई जा रही हैं, देखो अपनी अपनी जोड़ी जा रही हैं। और क्या हुआ, नए नए शब्द आने शुरू हो गए, जैसे क्या, हम बैकवर्ड क्लास के हैं, तुम फॉरवर्ड क्लास के हो, तुम अलग हो हमसे, हम अलग हैं तुमसे, यानी कि ऐसे टर्म्स, बैकवर्ड क्लास, ओबीसीज, ये वो फलाना ढिमकाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये टर्म्स यूज होने शुरू हो गए। दे आर बिकमिंग प्रोमिनेंट इन पॉलिटिक्स। क्या दिखाने के लिए कि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, हम बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, हम एक साथ रहेंगे, हम पूरे साथ में हैं, हमको अगर वोट देना है, देखो देखो अगर हमको देखो अगर हमारा वोट चाहिए तो ये करके दो, ये बना के दो, हमारे व्यक्ति को मिनिस्टर बनाओ, हमारे व्यक्ति को ये लेके जाओ, हमारे जिला में ये लेके आओ। तो ये सब होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि इन टर्म्स के आने की वजह से क्या हुआ है, पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड दिखाया जाता है कि कौन सी एरिया में किस किस जाति का दबदबा है। अब ये सब क्या है, ये सबसे मिला क्या, हासिल क्या हुआ, ये बात करनी है ना। तो ये लास्ट है, ये समझ लो। जब भी हमने कहा कि दलित और ओबीसीज जब इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो ये बहुत अच्छी बात है, इट इज बेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है ना, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ट कि दलित हों, जो मार्जिनलाइज रहे हैं, जो शुरू से वंचित रहे हैं, शुरू से परेशान रहे हैं, ओबीसीज हों, अभी डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं, सत्ता में आ गए, पावर में आ गए हैं। इसका मतलब है इनका इंपॉर्टेंस, देखो कास्ट ने पॉलिटिक्स में अपना इंपॉर्टेंस दिखा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, गुड। डिसएडवांटेज जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज जो हमेशा पीछे रह गई थी, वो फाइनली उनको अपनी आवाज मिली, उनको अपना अधिकार मिला। अब प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात थी अभी तक, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब जब कास्ट की बात होती है और सिर्फ कास्ट की बात होती है तो प्रॉब्लम है। एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट इज रॉन्ग। क्या इन्होंने कहा कि इट इज नॉट द ओनली आइडेंटिटी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सही बात है, एक कास्ट के अंदर दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, जिसको क्या चाहिए, एक को एजुकेशन चाहिए, एक को हेल्थ चाहिए। करो सॉल्व, कैसे करोगे सॉल्व, जाति का क्या कर लेगी उसमें। अब इट कैन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, आपस में हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, जाति के नाम पे लड़ाई हो गई आपस में, एकदम बुरे मार काट हो गई गांव में, ये हो गया, लठ चल गए आपस में, लठे तो हो गए, सारे आ गए। तो अब क्या हुआ, खाली खाली कास्ट की वजह से कई और प्रॉब्लम है वो पीछे रह जाती है। उन प्रॉब्लम की बात तो कर लो पहले। क्या ये प्रॉब्लम तो सबके लिए है, कास्ट कैसी भी हो, रिलीजन कैसा भी हो, ये प्रॉब्लम सबके लिए है कि नहीं है। एजुकेशन, ये प्रॉब्लम सबके लिए है कि नहीं है। विकास, ये प्रॉब्लम, हेल्थ, सब कोई अस्पताल जाना पड़ता है कभी ना कभी, भगवान नगरे नहीं जाना पड़े, लेकिन हेल्थ चाहिए ना सबको। एनवायरनमेंट, ये भाई हवा सबके लिए सेम है ना, पानी सबके लिए सेम है ना। इसके अलावा करप्शन, सब लोग इसके शिकार हैं, चाहे कोई भी सरकारी अफसर हो, उस पर अगर कोई धर्म का कोई जाति का व्यक्ति अगर गया अपना काम कराने, फाइल लेने, और सरकारी अफसर उससे पैसे मांग रहा है, तो वो करप्शन तो सबके लिए है, सॉल्व वो करना है। तो ये वाले जो मैटर हैं, ये जो टॉपिक है, ये पीछे रह जाते हैं व्हेन वी ओनली डिस्कस अबाउट कास्ट। ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब ये चैप्टर बस आप समझ गए, आपने इतनी कहानी सुन ली, बस इतना मुझे चाहिए था। अब आपने सुन लिया कहानी, अब कुछ नहीं है, गेम अब आसान है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, वो इससे आंसर हो रहा है, इसी से आंसर हो जाएगा। करा के दिखा दो मुझे, नहीं हुआ तो बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।